कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल पे हमारी डिस्कशन चल रही थी हमारी बुक में चैप्टर 2 और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे। तो कोई इशू लास्ट वीक की डिस्कशन से जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, जो सवाल डिस्कस हुए, उनमें कोई इशू, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, किसी वर्किंग पे कोई गाइडेंस मज़ीद चाहिए? इलस्ट्रेशन नंबर 39 हमने पेज नंबर पेज 48 इलस्ट्रेशन नंबर 39 जी। इसमें जितना ओवरहेड्स का वर्ड लिखा हुआ है तो इसमें हम बेसिक असम्पशन क्या लिया करें कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, या ये देखें कि वो अगर यूनिट वाइज दिए हुए हैं तो वेरिएबल हो गए। बेटा ओवरहेड के बारे में हम रेफ़र करेंगे, अगर हमने जो रेलेवेंट कैश फ्लो की डायग्राम देखी थी, हम उस पर जाएँ। यहाँ पे हमने रेलेवेंट कैश फ्लो के बारे में, रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश फ्लो के बारे में डिस्कशन की थी। तो उधर हमने जो पढ़ा था, ये ट्री है, टेबल है हमारे पास, पेज 33 की बॉटम से शुरू हो रहा है। इसकी बॉटम पे, पेज 33 की बॉटम पे देखें तो आ रहा है जी वेरिएबल ओवरहेड, वो तो हमें पता है रेलेवेंट होते हैं। पेज 34 पे जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स कॉस्ट की कहानी आ रही है। हम कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट भी हो सकते हैं, इरेलेवेंट भी हो सकते हैं। और हमने कहा कि अगर तो फिक्स ओवरहेड के साथ टर्म यूज़ की जाए, एलोकेटेड, अपोर्शन, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, कोई इस तरह का टर्म यूज़ किया जाए, या फिक्स ओवरहेड पर यूनिट दिया जाए। पर यूनिट दिया जाने का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन रेट है, तो वो इरेलेवेंट लिए जाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ रेलेवेंट तब लिए जाएंगे जब वो इंक्रीमेंटल, हमें बताया जाए इजाफी हैं और प्रोजेक्ट की वजह से खास तौर पर इनकर हो रहे हैं। कैश कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड के मद में जो इजाफी कॉस्ट इनकर हो प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो रेलेवेंट ली जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सारे, उसने ओवरहेड की बात की है। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है। मे बी शायद ये टोटल ओवरहेड्स हैं। उसके बाद मजीद आगे चलें तो उसने हमें नहीं बताया कि अगर ये टोटल ओवरहेड है तो इसमें फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो किस बेसिस पे शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन वहाँ पे भी साइलेंट है। तो हमारी गाइडलाइन यहाँ पे यही रहती है, इफ़ वी डोंट गेट एनी हिंट ऑन ओवरहेड्स कि यार दीज आर एब्जॉर्ब्ड और एलोकेटेड, तो हम उसको इंक्रीमेंटल और रेलेवेंट लेके चलेंगे। ठीक है, हमें कोई हिंट नहीं यहाँ पे दिया गया कि ये एब्जॉर्प्शन रेट है, कोई हिंट हमें नहीं दिया गया कि ये एप्लीकेशन या रिकवरी रेट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी हिंट, any information, we will assume these are incremental, thus relevant. जी जनाब, any other question? कोई और सवाल लास्ट वीक से या इस चैप्टर में पीछे कोई डिस्कशन हुई उससे? क्योंकि फिलहाल इस एजेंडे पे, इस चैप्टर के एजेंडे पे हम एक आखिरी एक्टिविटी अभी करेंगे, एक सवाल देखेंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, नेक्स्ट हमारा जो ग्रिड आइटम है उसके ऊपर। तो फिर पढ़ते हैं जी सवाल। हमारे पास ये एक सवाल है इको एनर्जी का, विंटर 2020 का, क्वेश्चन नंबर 2। इसके जी दो पार्ट्स हैं और यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रीसेंट ट्रेंड में एग्जामिनर थोड़ा इस तरफ मूव कर रहा है। इसके 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और इसमें 8 मार्क्स की थ्योरी है। न्यूमेरिकल है जी, एवेल्युएट द प्रपोज्ड एनर्जी मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग एनपीवी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट एंड इट्स MIRR। सो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी दो टूल्स की मदद से करनी है, एनपीवी और MIRR की मदद से। और इसके बाद कह रही है राइट अ रिपोर्ट to EE's Board of Directors which evaluates the energy monitoring project. Your report should include consideration of non-financial factors and an explanation of the benefits of performing sensitivity analysis and simulation prior to making a final decision. जी रिपोर्ट 8 नंबर की रिपोर्ट है जिसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिमुलेशन की बात की जा रही है। सिमुलेशन क्या है, आई ब्रीफली एलैबोरेट, अदरवाइज इट विल रिमेन योर रीडिंग असाइनमेंट। हम पार्ट ए का रेफरेंस है, एनपीवी और MIRR के लिए हम डाटा पढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इसमें मजीद। इको एनर्जी, EE, is a large generator and provider of energy in Pakistan, which has a strategy of increasing its proportion of energy generation and supply from sustainable sources. EE's marketing team has recently completed extensive research in energy market at a cost of 2 million. Based on the findings of this research, the marketing director has recommended to EE's board of directors that the retail division could significantly increase its consumer market share by adopting wireless energy monitoring technology and installing this in consumers' home. So 2 million पे R&D होगी है, which is definitely a past cost. Technology allows consumer to monitor their energy usage through an energy monitor that links to an app via the consumer's home Wi-Fi. The marketing director believes
Introducing this technology will attract significant new consumers by providing information that can help to reduce energy consumption. The marketing director has asked the finance director to determine if contribution from forecast new retail energy consumers is sufficient to outweigh the cost of implementation of new energy monitor in consumers' home. The project's time frame is expected to be 5 years, and the marketing director has requested that the finance team apply the following assumption in their analysis. Initial energy monitoring infrastructure costs of 125 million will be paid at the beginning of the project, of which 100 million is expected to be eligible for EE to claim capital allowances, tax depreciation means. Due to their nature, entire infrastructure costs are not expected to have any residual value. At the end of the project, existing electricity revenue is rupees 500 million. Revenue from the new consumer is expected to grow over the life of the project as follows. Percentage to be applied on existing electricity. पहले साल में 20% of this amount extra आएगा, दूसरे साल में 40%, 60, 80 and 100%. Current revenue में कितना इजाफा आएगा as a result of implementing the project. New consumers are expected to generate a contribution of 35% each year over the life of the project. For the new consumer, incremental fixed costs of 20 million are expected to be incurred in the first year of the project and each year thereafter. Cost inflation of 5% is expected to apply each year. The project is expected to require additional working capital of 10% of incremental project sales revenue for a given year to be in place at the beginning of each year. Working capital is expected to be released at the end of the project. इस जुमले के बारे में बात कर चुके हैं, ये ना भी लिखा हो तो हम ऐसा ही करते हैं. EE pays tax on profits at the rate of 28%. Eligible capital expenditure is subject to initial and normal depreciation of 25 and 10% respectively under reducing balance method. EE earns sufficient profits to adjust the claim arising from depreciation. Assume tax is payable in the same year in which it arises. EE is currently ungeared and has a cost of equity of 13%. अच्छा, थोड़ा सा नॉलेज हमारा इस पॉइंट में जो आ गया, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से आ गया है. अनगियर्ड से मुराद कंपनी ने डेट नहीं लिया हुआ, कंपनी के जो टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो इक्विटी से आए हुए हैं. तो जब कंपनी के टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स इक्विटी से आए हुए हैं तो हम कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह फंड्स की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं. कंपनी जब लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी से पैसा ला रही है तो हम उसको कलेक्टिवली कैपिटल कहेंगे. हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल कहलाएगा और उसकी कॉस्ट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट इस केस में चूंकि हमने लॉन्ग टर्म डेट रेज ही नहीं किया, सिर्फ इक्विटी रेज की है, तो हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो सिर्फ इक्विटी हैं और उनकी कॉस्ट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज इन फैक्ट आवर डिस्काउंट रेट. द डायरेक्टर्स प्लान टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट थ्रू सेल ऑफ अदर सब्सिडरी एसेट्स. मतलब अभी भी डेट नहीं रेज करना, कोई एसेट बेचेंगे उसके पैसे से ये प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब डेट अभी भी रेज नहीं हो रहा. ऑल प्रोजेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैश फ्लोज अकर एनुअली at the end of the year in which they arise except otherwise specified. अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी डेटा, और अब इस डेटे के मुताबिक हमने अरेंज करना है चीज़ों को. हमें स्टैंडर्ड सा मुझे क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कोई मुझे चैलेंज नज़र नहीं आ रहा. मुझे लगता है कि ये प्राइस इन्फ्लेशन रेवेन्यू के लिए है, ये कॉस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट के लिए है. हमारी जो आइटम्स हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आएंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे और टैक्सेस आएंगे. जो मेन हमारा स्टैंडर्ड एक टेबल होता है ये वैसा ही बनने जा रहा है, कोई इसमें एडिशनल आइटम मुझे नज़र नहीं आ रही. तो जनाब हम रूलर पकड़ते हैं और 5 साल लाइफ है, 0 से 5 तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं. रुपीज़ इन मिलियन में हम रख लेंगे, वैल्यूज़ जैसे नज़र आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि वैल्यूज़ हमें मिलियन में ही राउंड ऑफ करना बेहतर रहेगा. हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं. सो 0 से 5 तक हम जाएंगे, टैक्सेस क्योंकि सेम ईयर में है. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Initial capex, working capital cash flows, net operating cash flows and taxation, then net cash flows, discount factor, cost of capital 13% है, present value and net present value. हमें कंपनी
पे टैक्सेस एप्लीकेबल हैं विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब हमें नॉमिनल अप्रोच पे चलना है। अच्छा, यहाँ पे नॉमिनल अप्रोच का मैं फिर एक दफ़ा बात कर लूँ। यहाँ पे नॉमिनल अप्रोच पे चलने की एक रीज़न और भी शायद नज़र आए, नहीं कि है एक रीज़न और, नॉमिनल अप्रोच पे चलने की एक रीज़न और भी यहाँ पे है। टैक्सेस अगर ना भी होता तो ये क्वेश्चन शायद नॉमिनल अप्रोच से चलता, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इस क्वेश्चन में सारा डाटा रियल टर्म में नहीं अवेलेबल, क्योंकि रियल अप्रोच पे जाने के लिए आपको रियल टर्म में डाटा चाहिए होता है ना। तो यहां पे सारा डाटा रियल टर्म में अवेलेबल नहीं है। जैसे ओवरहेड्स की बात इसने की नोट नंबर 4 में, फॉर द न्यू कंज्यूमर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 20,000 आर एक्सपेक्टेड टू इनकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ईच ईयर देयर आफ्टर कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 5% इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई ईच ईयर। अब यहां पे उसने ये नहीं कहा कि हमारी जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो रियल टर्म में 20 है, उसने कहा फर्स्ट ईयर की 20 है। फर्स्ट ईयर की 20 है, इसका मतलब वो मनी टर्म में है। पहले साल की फिक्स कॉस्ट ने दी मनी टर्म में है। जब एक कैश फ्लो मनी टर्म में आ गई तो मनी टर्म के कैश फ्लो को हम रियल में नहीं ले जाते, हम रियल कैश फ्लो को फ्यूचर में मनी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमें फ्यूचर का कैश फ्लो दिया है उसको हम रियल टर्म में कभी कन्वर्ट नहीं करते। अगर हमें उसने एक कैश फ्लो मनी दे दिया है, इसका मतलब हमें सारे कैश फ्लो को मनी में ले जाना है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन, दिस इज अनदर रीजन कि हमें नॉमिनल अप्रोच पे चलना है। अच्छा जी, वैल्यूज फीड करते हैं जी। हमने जैसे बात कर ली थी, जो शुरू में R&D हुई है पहले पैरा में, वो तो संक कॉस्ट है। हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू होती है वो है जी 125 मिलियन से 125.00, रेजिडुअल वैल्यूज की 0 है। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज का ताल्लुक चूंकि रेवेन्यू से है, तो मुझे लगता है पहले हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे। शायद मैं वर्किंग 1 इसके लिए करूंगा, टैक्सेशन हम इसी की एक्सटेंशन में कर लेते हैं, और फिर मैं वर्किंग 2 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के कर लूंगा। मैंने रूटीन में ये हेड्स मैंने द हैबिट लिख दिए हैं कि पहले मैंने कैपिटल एसेट के कैश फ्लो ले लिए, फिर मैंने वर्किंग कैपिटल करंट एसेट रिलेटेड कैश फ्लो ले लिए, फिर मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो टैक्सेशन ले लिए। मेरा स्टैंडर्ड यही फॉर्मेट चलता है। नॉर्मली मैं चाहता हूं कि इसी तरह मैं लिखता हूं ताकि मेरी कंप्लीटनेस इंश्योर होती रहती है, मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं। वर्किंग में अपनी सीक्वेंस का अपनी ईज के हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बेशक ये आइटम बाद में आ रही है, इसकी वर्किंग पहले आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हम इसको रेफर करके चल रहे हैं। तो जनाब हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तरफ चलते हैं। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमें बताया गया है, वर्किंग 1, हमारी जो आइटम्स रहेंगी, 5 साल हमने कारोबार चलाना है, तो 1 से 5 तक हमें कॉलम बनाने हैं। हमें उसने परसेंटेज दी है एग्जिस्टिंग रेवेन्यू की, और हमें एनुअल सेल्स एज परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो हमें दी गई है, परसेंटेजेस 20%, 40%, 60% एंड 80%, 100%, ये परसेंटेज हमें गिवन है जी। ठीक है जी। तो हम यहां से अब एनुअल सेल्स अगर डिटरमिन करें, एनुअल सेल्स अगर डिटरमिन करें तो वो बनेगी जी, दिस इज रो ए। ठीक है जी। तो हम 500 मिलियन इंटू ए इंटू 1.04 रेज़्ड टू पावर n, ऐसे ही है जी। हमें कहा गया है कि हमारी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू 500 मिलियन। अब एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू 500 मिलियन है, तो ये मतलब ये रियल टर्म है। एग्जिस्टिंग कह दें या करंट कह दें, एक ही बात है ना, ये तो रियल टर्म है। और उसने कहा पहले साल में आपका जो एडिशनल सेल्स आएंगी वो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू का 20% होंगे, और प्राइस इन्फ्लेशन 4% है। तो पहले साल में 4% की प्राइस इन्फ्लेशन डालिए, क्या रेवेन्यू आया पहले साल का? $104। दूसरे साल का रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा जी, 40% है और रेज़ टू पावर 2 है, 6.3032। देन 60% है और रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, और देन 80% है और रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, 100% है और रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, 60833। लीजिए जी, ये हमारा रेवेन्यू आ गया।
रेवेन्यू हमने 5 सालों का ले लिया, इसके बाद इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, तो उसके लिए नोट नंबर 3 है। नोट नंबर 3 में वो कह रहा है कि जी आप नए कस्टमर से जो आप कंट्रीब्यूशन कमाएंगे वो 35% होगा। इसका मतलब इसमें से आप जो वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे वो कितनी होगी? 65%। तो B इंटू 65% ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है जी। तो बताइए पहली वेरिएबल कॉस्ट 104 का 65%, 67.6, 216.32 का 65%, 140.61 जी। नेक्स्ट 219.35, नेक्स्ट 305.1, सॉरी 17 जी। लास्ट वन 395.41, 304.17। जनाब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमें बताया गया है नोट नंबर 4 में कि पहले साल की फिक्स्ड कॉस्ट 20 मिलियन होगी और उसके बाद आपने लास्ट ईयर की कॉस्ट पकड़नी है और उसमें 5% की इन्फ्लेशन डाल देनी है। तो 20 इंटू 1.05, 21 इंटू 1.05। नोट नंबर 4 में हमें बताया गया है कि पहले साल की कॉस्ट 20 है, ये रियल कॉस्ट नहीं है, ये मनी टर्म में है। इसलिए हमने यहां पे हमने पहले साल में इन्फ्लेशन डाली क्योंकि बेस वैल्यू हमारी एग्जिस्टिंग सेल्स है। एग्जिस्टिंग सेल्स है मतलब ये करंट वैल्यू है, तो पहले इन्फ्लेशन यहीं से शुरू होगी। यहां पे मैं कहा गया पहले साल की ओवरहेड कॉस्ट 20 है, इसका मतलब ये रियल टर्म नहीं है, ये मनी टर्म है। यहां पे इन्फ्लेशन नहीं आएगी, इसके आगे इन्फ्लेशन शुरू होगी। तो तीसरे साल की कॉस्ट, सॉरी बेटा लास्ट ईयर की कॉस्ट पकड़ें, इसमें 5% लगाएं, पकड़ें 5% लगाएं। पहला तो हमने बेस लगा दिया ना, इसके आगे अब शुरू हो रही है। बेस तो 20 आ गया, मैंने इसके लिए लिखा है, इसकी कॉस्ट निकालनी है ना तो लास्ट ईयर की कॉस्ट पकड़ के 5% लगा दो। इसकी कॉस्ट निकालनी है, लास्ट ईयर की कॉस्ट पे 5% लगा दो। दोबारा बोलो क्या पूछ रहे हैं आप? बेटा लास्ट ईयर का नहीं है, इससे ये पता लग रहा है कि पहले साल की 20 है। उसने ये बताया हमें कि पहले साल की 20 है, इसके आगे इंक्रीज है 5% का, ये उसने लिखा हुआ, नोट पढ़ेंगे आप। उसने बताया हुआ पहले साल की कॉस्ट 20 रुपए है, 20 मिलियन है, इसके आगे 5% इंक्रीज है। जी बेटा इसका 5% लेंगे, लास्ट ईयर पकड़े 5% लगाए, लास्ट ईयर पकड़े। आप इसको अगर इस तरह भी लिखना चाहो, मैं इसको अल्टरनेटिव आप ऐसे भी इसको प्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो। 20 इंटू 1.05, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकेंगे आप। तो रियल कैश होता तो आप ऐसे कर सकते, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको, बिल्कुल इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको जी। 21 इंटू 1.05, 22.05, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 31। अच्छा जी, हमारे पास ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की आइटम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे हम एक टोटल ले सकते हैं जो कि हम कहेंगे जी ये हमारा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बताइए जनाब पहले साल के, हम मनी टर्म में बना रहे हैं पहले साल के। $16.40, नेक्स्ट जी 54.71 जी, नेक्स्ट 96.06, नेक्स्ट 140.63 and the last one 188.61। लीजिए जी ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं और इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को अब हम एक्सटेंड करेंगे मेन अपनी शीट पे। यहाँ पे हम इनको एक्सटेंड करेंगे जी। हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 16.40, 54.71, 96.06, 140.63, 188.61, ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर आ गई। अब हमने टैक्सेशन कैलकुलेट करना है, हम इसी वर्किंग की एक्सटेंशन में टैक्स कैलकुलेट करते हैं।
तो हमें क्या करना है जी, हमें इसमें से लेस करना है टैक्स डेप्रिसिएशन, और इसके बाद हम फिर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आएगा, इसकी कहानी हम वहां से लेकर चलेंगे। तो वर्किंग 1.1 हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमारी किस तरह बनती है जी, 2 कॉलम, एक टैक्स डेप्रिसिएशन का, एक ईयर का। हमें कहा गया है हमारी डेप्रिसिएशन जो अवेलेबल है इनिशियल भी है, नॉर्मल भी है। रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। 25% इनिशियल डेप्रिसिएशन आएगी, इट विल बी 125, और फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 375 का 10%, इट विल बी 37.5। तो जनाब टोटल पहले साल की डेप्रिसिएशन 162.50। 0 में 1 में कब चार्ज होनी है ये डेप्रिसिएशन? फर्स्ट डेप्रिसिएशन। क्या क्वेश्चन ने आज 0 में डेट का जिक्र किया है? आज साल का आगाज है या आज साल का इख्तिताम है? क्वेश्चन जब जी बेटा लास्ट ईयर कहां लिखा हुआ है? All project revenues and costs cash flows occur annually at the end of the year in which they arise। ये रिकरिंग कैश फ्लो की बात कर रहा है। रिकरिंग कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उनके रेफरेंस से ये बात कर रहा है, ठीक है। एनुअली का जो टर्म आया रिकरिंग कैश फ्लो के लिए यूज होता है। सो ये आज की तारीख की बात नहीं कर रहा, आज की तारीख के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। सो इन सच केस वी विल टेक फर्स्ट डेप्रिसिएशन इन 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में हमारी आएगी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। ये मैं कुछ बेटा 125 500 मैंने लिया कहां से, तो फिगर ही गलत लिया सारी। वाली बात फिगर ही गलती, 500 कहां से लिया? व्हाई डिडंट यू चेक मी? 500 तो रेवेन्यू मैंने लिख दिया, आपने मान लिया, तो कैलकुलेशन करके दे दी मैं डेप्रिसिएशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कितनी है? 125, और उसमें से भी वो क्या कह रहा है 100 है कैपिटल अलाउंसेस के लिए अवेलेबल। 25 पे तो कैपिटल अलाउंस भी नहीं मिलना, तो आपने 100 का 25 लेना है पहले, और फिर 75 का 10% लेना है 7.5। ये बन गया जी 32.5। ये पहली डेप्रिसिएशन है। हाँ जी, अब बोले, अब नहीं सवाल? अच्छा जी आगे चलिए। 7.5 का 90% जो 2 में आएगी, .5 का 90%, 6.75। इसका 90%, 6.1, 10, 1.10601 जी। नेक्स्ट 47, और ये बैलेंसिंग लेनी है। और हम 100 मिलियन का टोटल एसेट जो डिप्रिशिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारी 100 मिलियन की है। तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन बताइए यहां से क्या आ रही है? $49.27। ये जी हमारी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आ गई। अब इसके मुताबिक हम जी यहां पे कोई इशू किसी बच्चे को 6.08 है जी, लीजिए जी आगे। नेक्स्ट, बाकी ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई हैं। 49.21 है लास्ट वन। अच्छा, जिन फिगर्स को हम अब यहाँ प्लेस करेंगे, पहले साल में हमें आ रहा है जी डेप्रिसिएशन 32.50, देन है 6.75, देन है जी 6.08, फिर है 5.47, और लास्ट ईयर में है 49.21। अच्छा जी, यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो पहले साल में हमें लॉस आ रहा है जी, कितना लॉस है? $16.10। आगे फिर हमारे प्रॉफिट शुरू हो रहे हैं जी। बताइए 2 का प्रॉफिट कितना है? 963, 89.98। नेक्स्ट 135.16। नेक्स्ट 0.40। लीजिए जी, अब हम टैक्स एट द रेट ऑफ क्या है रेट? 28%, और इसमें हम पेमेंट प्रॉफिट पे आएगी और सेविंग लॉस पे आएगी। तो जनाब आप 28% लेते जाइए हर वैल्यू का। 16.1 हमारा लॉस है, लॉस पे हम सेविंग लेंगे। 28% कितनी बनती है जी?
16.1 का 28%, 4.51 ये हमारी सेविंग है। आगे सारे प्रॉफिट्स हैं तो उन पे हमारी टैक्स पेमेंट्स आएंगी जी। 47.96 का 28%, 13.43, 89.98 का 28%, 25.19, 135.16 का 28%, 139.4 का 28%, 0.03। टैक्स की फिगर हमारे पास आ गई जनाब। 5 साल बिजनेस, 5 सालों में हमारी टैक्स रिलेटेड कैश फ्लोज क्या हैं? एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहां पे एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर 6 में मुझे अब याद नहीं मेरी ये पॉइंट पहले इस पर आपकी बात हुई कि नहीं हुई, लेकिन फिर मैं चल रिवीजन भी हो जाए तो ठीक है। नोट नंबर 6 में इसमें जुमला लिखा हुआ है, EE earns sufficient profit to adjust the claim arising from depreciation। ठीक है, ये जो जुमला लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा टैक्स लॉस आ रहा है तो वो टैक्स लॉस किसी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से अगेंस्ट क्लेम होगा और उसमें सेविंग मिलेगी। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में, हम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं ना अभी, हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं गए, वो तो आगे चल कर दिखेंगे हम। तो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में ये जुमला ना भी लिखा हो, हमारी अजम्पशन यही रहती है। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में ये हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन है, जुमला जरूरी नहीं एग्जामिनर ने लिखा हो, हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि अगर किसी साल हमारा लॉस आएगा तो हमने उस लॉस पे टैक्स सेविंग लेनी है और किसी साल प्रॉफिट आएगा तो उस पर हमें टैक्स पेमेंट लेनी है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। बात का एग्जामिनर लिख सकता है कंपनी, यहां पे लिखा होता है कंपनी डज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन अदर प्रोजेक्ट्स। उस केस में अगर लॉस आएगा तो क्या करेंगे? फिर कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना आपके। फिर उस केस में आपको उसने को रूल भी बताया होगा जी 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस आप। जैसे हमने पीछे कहीं डील किया था ना, एक सवाल किया था जिसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, मिनिमम टैक्स और कैरी फॉरवर्ड का जिक्र आया था, तो वो फिर उस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है, तो वो भी आपने ज़हन में रखना है। ये जुमला नहीं भी लिखा हुआ तो हम ऐसे ही चलेंगे, हाँ इसके कॉन्ट्ररी कोई बात लिखी होगी तो उसके मुताबिक डील करेंगे हम जी। सिर्फ डोमेस्टिक में ये अजम्पशन है, जब फॉरेन पे आएंगे तो वहां पे मैं उसके हिसाब से आपको दोबारा गाइड कर दूंगा। ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के लिए अजम्पशन है कि डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन है कि कंपनी विल हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स एल्सवेयर टू एब्जॉर्ब कैपिटल लॉसेस एंड लॉसेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो जनाब ये टैक्सेस हम यहां पे इनकॉर्पोरेट करें अब जाके। 1 में हमारी सेविंग है 4.51, फिर पेमेंट्स है 13.43, 25.19, 37.85, 39.03। ये टैक्सेशन आ गई जी हमारे पास। अब हमारी वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की रह गई है। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की वर्किंग हमारे पास रह गई है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के बारे में हम एक बार फिर जुमला पढ़ें जो उसने हमें बताया हुआ है, दैट इज नोट नंबर 5। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 10% ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट सेल्स रेवेन्यू फॉर अ गिवन ईयर टू बी इन प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। प्रोजेक्ट की वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू आपका आ रहा है, प्रोजेक्ट की वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू आपका आ रहा है, वो जनाब ये रेवेन्यू आपका, ये आपका प्रोजेक्ट का रेवेन्यू। उसने कहा जी जो एडिशनल रेवेन्यू है उसके 10% के बराबर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कब? इस साल के शुरू में। मतलब इसका 10% 0 में हो, इसका 10% 1 में हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। जैसे हमने इनिशियल इलस्ट्रेशन में कहीं सीखा था, हमने कहीं इलस्ट्रेशन की थी, वहां पे हमने चेंजिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से डील करना सीखा था। तो मैं अगर इसकी वर्किंग प्रेजेंट करूं तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। मैं पीरियड वाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले बनाऊंगा और फिर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बना लूंगा। मुझे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैं जो एक्सटेंड करने हैं ऊपर। तो हमारे जो पीरियड स्टार्ट होगा 0 में पैसा मुझे शुरू करना है डालना, 1 2 3 4 और 5 में सारी रिकवरी करनी है। ठीक है, तो हमें बताया गया है पहले साल के रेवेन्यू का 10% पहले साल के शुरू में चाहिए। कितना बना जी? 10.4। दूसरे साल के रेवेन्यू का 10% दूसरे साल के शुरू में मतलब 1 में चाहिए। 216.32 का 10%, 21.63।
तीसरे साल के रेवेन्यू का 10% तीसरे साल के शुरू में चाहिए। तीसरे साल के शुरू का मतलब 337.46 इंटू 10%, तो ये बना जी 3375। चौथे साल का रेवेन्यू 467.95, इसका 10% 46.80। लास्ट ईयर का रेवेन्यू 608.33, इसका 10% इट इज 60.83। और आखिर में रिक्वायरमेंट जीरो होती है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट जीरो हो जाती है जी। अब हम कैश फ्लोज बनाते हैं। हमारे कैश फ्लोज हैं, प्रोजेक्ट के शुरू में आपको 10.4 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, सारे का सारा आप इन्वेस्ट करेंगे। एक साल गुजरेगा, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कितना पैसा और डालना पड़ेगा? डिफरेंस ऑफ द टू 11.23। एक और साल गुजरा, आपकी रिक्वायरमेंट मजीद बढ़ गई, कितना पैसा और डालना पड़ा? 12.12। एक और साल गुजरा, आपकी रिक्वायरमेंट मजीद बढ़ गई, कितना पैसा डालना पड़ा? 13.05। एक और साल गुजरा और रिक्वायरमेंट बढ़ी, मजीद पैसा डालना पड़ा, कितना जी? 14.03। और आखिर में सारी रिकवरी है, जितना पैसा इकट्ठा किया सब का सब रिकवर हो जाएगा 60.83। ये है जो हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो। ये सारी वैल्यूज रुपीज इन मिलियन में हमने यहां पे ली हैं जी। एनी क्वेश्चन? जीरो से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है जी बेटा। उसने जुमला जो लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 10% ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट सेल रेवेन्यू फॉर अ गिवन ईयर टू बी इन प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। जिस साल में सेल का इजाफा आ रहा है, इजाफी सेल के 10% के बराबर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन साल के शुरू में। तो पहले साल में इजाफा आ रहा है 104 मिलियन का, 104 मिलियन का 10% आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना है पहले साल के शुरू में। पहले साल के शुरू से मुराद जीरो, सेकंड ईयर का स्टार्ट, थर्ड ईयर का स्टार्ट, फोर्थ ईयर का स्टार्ट, फिफ्थ ईयर का स्टार्ट। और दिस इज प्रोजेक्ट एंड। प्रोजेक्ट एंड पे हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है जीरो, क्योंकि हमने सब रिकवर करना होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो हमने इलस्ट्रेशन में बात सीखी थी, ये वही चीज है। इन वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज को अब हम ले आते हैं जनाब अपनी मेन शीट में। जीरो से शुरू हो रही है कहानी। 10.4, 11.23, 12.12, 13.05, 14.03 एंड 60.83। लीजिए जी, अब यहां से नेट कैश फ्लोज बनाइए, डिस्काउंट फैक्टर 13% का लाइए, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए फिर हम आगे MIRR की बात करते हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर NPV। और किसी पॉइंट पे कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए पूछिएगा।
जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी? 104.71 पॉजिटिव। एनपीवी इज 104.71 पॉजिटिव। अच्छा, हमसे कहा गया था evaluate the proposed energy implementation project by calculating NPV and new project। अच्छा, एनपीवी कैलकुलेट कर ली, इसका रिस्पांस, इसकी फिजिबिलिटी का डिसीजन, चूंकि हमसे रिपोर्ट मांगी गई है उसमें हम रिपोर्ट में इसको दे देंगे, हम इसको वहां एड्रेस कर देंगे। फिलहाल हम एमआईआरआर की तरफ चलते हैं और एमआईआरआर यहां पे हमें करने को कहा गया है विदाउट री इन्वेस्टमेंट रेट। हमें कोई री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बताया गया। इसका मतलब री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट इस केस में। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कौन सा चलता है? पीवी ऑफ रिटर्न ओवर पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/n इंटू 1 + RE -1। ठीक है जी। तो वैल्यूज अगर फीड करें पीवी ऑफ रिटर्न, तो वो ये पोर्शन जो है ये आपका पीवी ऑफ रिटर्न आ रहा है जी। इनका आप सम करेंगे, दिस इज योर पीवी ऑफ रिटर्न। कितना आ रहा है जी सम? इट शुड बी 240.11, ऐसे ही है 240.11। ये पीवी ऑफ रिटर्न है। पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट 135.40 है। प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर्स है। डिस्काउंट रेट आपका 13% है। लीजिए यहां से बताइए एमआईआरआर क्या है? ट्वेंटी 6.72%। अच्छा, डिस्कशन के पॉइंट यहां पे जी, कोई इशू किसी कैलकुलेशन पे, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट चाहिए, पूछिए। एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी रूल के तहत भी प्रोजेक्ट फीजिबल है। एमआईआरआर ग्रेटर देन 13% जो कॉस्ट ऑफ फंड है, तो इसके तहत भी प्रोजेक्ट फीजिबल है। हमने जो रिपोर्ट लिखनी है उसमें यू शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट के सिंपल स्टैंडर्ड बेसिक सा फॉर्म होता है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट के ऊपर डाल के और अपने 1 by 1 आपने डिस्कशन करनी है। हमें यहाँ पे कहा गया है जी राइट अ रिपोर्ट विच evaluates the energy monitoring project. Your report should also include consideration of non-financial factors and an explanation of the benefits of performing sensitivity analysis and simulation prior to making a final decision. अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम तो नहीं उसने मेरे सामने है नहीं, लेकिन ये प्रिंटेड होगी ICAP के पास पेपर में, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, बट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एवैल्यूएशन कहा है इसने पहले। तो ये जो बात की मैंने एनपीवी पॉजिटिव है, तो एनपीवी की बेसिस पे प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है एज इट विल लीड टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय दिस अमाउंट। 1 नंबर ये लिखने का रिपोर्ट में। 2 फ्रॉम का भी हो सकता आधा नंबर उसका और आधा नंबर आगे आ रहा हो। फिर एमआईआरआर को हम डिसीजन देंगे कि जी एमआईआरआर इज टेलिंग अस एनुअल रिटर्न व्हिच दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, इट इज मच हायर देन कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो अकॉर्डिंग टू एमआईआरआर प्रोजेक्ट इज आल्सो फिजिबल एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये भी अंडरस्टूड है कि आप जब प्रोजेक्ट आईआरआर बेसिस पे एक्सेप्ट करते हो तो सच प्रोजेक्ट्स जिनकी आईआरआर कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा होती है दे लीड टू इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। कितनी इंक्रीज आएगी वो एनपीवी बताता है, लेकिन कम से कम यहां से मुझे पता लग रहा है ये प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा आएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आईआरआर के रिस्पांस में या एमआईआरआर के जवाब में कि आईआरआर या एमआईआरआर की बेसिस पर अगर हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, दिस communicates us कि accepting such project will lead to increase in shareholders wealth। यहां पे डायरेक्ट वैल्यू बता रहा है, यहां पे डायरेक्शन पता लग रही है, लेकिन इंक्रीज इन शेयरहोल्डर वेल्थ दोनों जगह हम बताएंगे। ये हमारे 2 नंबर हो गए। फिर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर की बात करेंगे, 2 नंबर मुझे लगता है इसके हैं, 4 हो गए। 2 नंबर सेंसिटिविटी एनालिसिस की रेलेवेंस के हैं और 2 नंबर सिमुलेशन की रेलेवेंस के हैं डिस्कशन के। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में बहुत सी बातें देखी जा सकती हैं। जैसे सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि जो नॉर्मली रेलेवेंट, यहां पे तो खैर हम जो प्रोजेक्ट एवेल्युएट कर रहे हैं वो हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से लिंक्ड है, उसी की हम कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन है, टेक्नोलॉजी की उसमें एम्बेड कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी एम्बेड कर रहे हैं। बट अदरवाइज अगर ये ऐसा ना होता तो एक बड़ा अहम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो डिस्कस किया जाता है दैट इज स्ट्रेटेजिक फिट ऑफ द प्रोजेक्ट विद द ओवरऑल ग्रुप। जब फॉर एग्जाम्पल आप
किसी और डिफरेंट नेचर का डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर आता है कि वो स्ट्रेटेजिकली हमारे ओवरऑल ग्रुप प्रोफाइल के साथ कैसा फिट होता है। यहां पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में आप क्या ले सकते हैं कि इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, डिफरेंट वेंडर्स, उनकी क्वालिटी, उनकी वारंटी, टेक्नोलॉजी की लाइफ, टेक्नोलॉजिकल हम सर्वे कर सकते हैं, हम 5 साल लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं, वो कितनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, कितनी जल्दी ऑब्सोलीट होती हैं। दीज आर फ्यू फैक्टर्स, हम कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। उसने क्योंकि हमसे कहा कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए, तो वी कैन गिव अ लिस्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। यहां पे सेंसिटिविटी एनालिसिस पे हम बात कर चुके हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दोज वेरिएबल्स इन assessing project feasibilities, little variation in which may alter the decision or where we have lower margin of error in our estimate. ठीक है, so sensitivity analysis हमें help करती है sensitive जो वेरिएबल्स हैं हमारी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी में हमने यूज किए उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और जब मैनेजमेंट सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई कर लेती है, तो बाय फोकसिंग मोर ऑन दोज एरियाज मैनेजमेंट कैन अटेम्प्ट टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में से रिस्क कम करने की कोशिश की जा सकती है बाय फोकसिंग ऑन सेंसिटिव एरिया या वेयर वी हैव लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन मैथमेटिकली हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि जो सेंसिटिविटी का एक ड्रॉबैक था ना, एक बड़ा ड्रॉबैक हमने डिस्कस किया था। व्हाट वाज दैट ड्रॉबैक? इट कंसीडर्स वन वेरिएबल एट वन टाइम। तो सिमुलेशन मॉडल इस ड्रॉबैक को एड्रेस करता है। इट कंसीडर चेंजेस इन मल्टीपल वेरिएबल एंड देन अटेम्प्ट्स टू मेजर देयर इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स रिजल्ट। सिमुलेशन कहा जाता है, जैसे आपने सिमुलेशन गेम्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे पायलट कुछ बने हुए हैं, आपकी पायलट की गेम था जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, आपको रियल लाइफ मॉनिटर्स और कंट्रोल दे दिए जाते हैं स्क्रीन पे, तो वो सिमुलेशंस गेम कहलाते हैं। तो सिमिलरली यहां पे जो सिमुलेशन है उसको भी इसलिए कहा जाए कि रियल लाइफ में जैसे डिफरेंट वेरिएबल बदलते हैं, उस तरह मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स को हम छेड़ के उनका इंपैक्ट देख रहे होते हैं कि एनपीवी पे क्या आ रहा है। बट अगेन इसका न्यूमेरिकल हमारे स्कोप में नहीं है, क्योंकि इसके लिए यू नीड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स इसको डील करने के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है सिमुलेशन क्या है। बल्कि इसका अगर हम पैराग्राफ यहां से पढ़ ही लें तो थोड़ा सा चले हमारी ज्यादा बेहतर, अभी क्लास में थोड़ी सी लर्निंग हो जाएगी जी। जो बात इसने लिखी उसको सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। ये सिमुलेशन का पैरा आप यहां से पढ़ लीजिए और कंक्लूजन भी देख लीजिए। रिपोर्ट है तो वी हैव टू गिव। रिपोर्ट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। 2 आ गया, इंट्रोडक्शन है, हमें क्या असाइनमेंट दी गई है, फाइनेंशियल में कंसिडरेशन में एनपीवी को डिस्कस किया, एमआरआर को डिस्कस किया, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन आई, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस आया, फिर सिमुलेशन आया और फाइनली कंक्लूजन आ गया। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? नहीं, किताब में भी है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा कोई बात लिखी नहीं है, क्योंकि का जुमला किताब में शायद आपके 2-4 पैरे भी टेक्स्ट बुक में लिखे हो आई कैप की, मैंने नहीं शायद यहाँ पे शामिल किया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्वेश्चन मैंने कवर किया होता तो मुझे पता यहाँ पे आके थोड़ा सा जितना चाहिए वो यहाँ से आपको मैं कवर करा देता हूँ। मैं इसको मैंने इसे नोट्स में नहीं कवर किया विषय। जैसे दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं? बेटा आउट ऑफ स्कोप नहीं, मैंने शायद आपको बताया है कि दुनिया में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसीसीए में भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। एसीसीए में
100 नंबर का जो सवाल आता था जब मैं पढ़ाता होता था, उसमें से तकरीबन को 45 से 50 नंबर लिखने के होते थे। लिखने के 45 टू 50 नंबर होते थे, और उसका मतलब 50 टू 55 नंबर कैलकुलेशन के होते थे। और वहाँ पे एग्जामिनर के कमेंट होते थे कि यू विल हैव टू राइट योर वे टू सक्सेस। लिखोगे तो पास होगे, ठीक है, कैलकुलेट करके पास नहीं हुआ जाता था वहाँ पे। एंड दैट इज द रियल या प्रोफेशनल वे ऑफ टेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज। उसको ये मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जिसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स, रिपोर्ट राइटिंग सब कुछ आपसे मांगा जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आप जब फिजिबिलिटी करते हैं तो किसी बॉस के सामने आप एक्सेल की स्प्रेडशीट नहीं रखते, यू पुट अप अ रिपोर्ट विच इज सपोर्टेड बाय मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए, यू आर बीइंग ट्रेन टू बिकम प्रोफेशनल, कि आपने प्रैक्टिस में जाना है, प्रोफेशनल असाइनमेंट डिलीवर करनी है, वैल्यूएशंस की, इन्वेस्टर अप्रेजल्स की, ठीक है। तो आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये उसका एक ग्लिम्प्स है, जो कि मेरे हिसाब से भी बहुत ही लोअर लेवल पे आई कैप टेस्ट कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रहा हूँ 45 टू 50 मार्क्स ACCA टेस्ट करता है, और सिमिलर ICW में टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो हमारी तो आप समझो कि उसने हमारे बच्चों की कैपेसिटी या टेंडेंसी को देखते हुए उसने नंबर्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की हुई है, क्योंकि उसको आइडिया है कि हमारा बच्चा लिखने में बड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ स्कोप कैसे लगा? क्या उसने कोई ऐसी बात पूछी है जो आपकी डिस्कशन में नहीं है? आपको NPV का डिसीजन देना नहीं आता, आपको MIR का डिसीजन देना नहीं आता, आपको सेंसिटिविटी का मतलब नहीं पता, ठीक है। चलो सिमुलेशन का मतलब मैंने अभी बताया, बट वंस यू नो सिमुलेशन का मतलब, तो आप इससे कमेंट नहीं कर सकते। आपको नॉन फाइनेंशियल का मीनिंग नहीं पता, आपको क्या ये नहीं पता कि डिसीजन जो होते हैं बिजनेस डिसीजन में सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करके नहीं लिया जाते, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी वही बातें जो एज अ बिजनेस मैनेजर, financial manager, you need to know, because you are going to be supporting management in taking business decisions. So business decisions लेने के लिए क्या क्या information relevant है, financial, non-financial, you need to have grip on that, and how to present those information, you should also know that. ठीक है, तो this is very much in your scope, and this बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे बहुत ज्यादा आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए theoretical एरिया पे। और शायद आप जिस तरह आप जा रहे हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ, तो वहां पे यू विल फाइंड शायद वहाँ पे हम देखेंगे टिल्ट थोड़ा और बढ़ेगा, ग्रेजुअली टिल्ट थोड़ा सा आ रहा है आई कैप का। पुराने पेपर में जाओ तो 90-95% नंबर्स हैं, बहुत कम थ्योरी है, आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट बढ़ता जा रहा है। अगर मैं रिकॉल करूँ तो विंटर 20 का पेपर था, शायद मैंने आपसे डिस्कस किया कि नहीं किया, विंटर 20 का पेपर था, 35 मार्क्स की थ्योरी थी उसमें, दैट वॉज एक्सेप्शनल, ठीक है। बट दैट इज द रीजनेबल लेवल प्रोफेशनली जो कि आपको आनी चाहिए। विंटर 20 में 35 मार्क के करीब थ्योरी है, चाल उसके बाद फौरन बाद फिर 8-10 पे आ गया था वो, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ी सी इंक्लिनेशन उधर को बढ़ रही है। तो जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इसमें जो पैराग्राफ है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला, उसके अंदर सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज एडवाइजेबल दैट द प्रोजेक्ट इज रीवैल्यूएटेड एट अ रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये तो एक्सप्लेन करें। रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्कशन है, ठीक है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने डिस्कशन करनी है। यहाँ पे इसने एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पे लगता नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल हम इस पॉइंट को भी एलाबोरेट कर नहीं सकते। अभी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस शुरू कर रहे हैं, और सोर्स ऑफ फाइनेंस के साथ ही, सोर्स ऑफ फाइनेंस तो आज शुरू करेंगे, शायद आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, साथ ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इस टर्म पे बहुत बात होनी है, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रेट्स का रिटर्न से रिलेशनशिप क्या होता है, उसमें हमारी बड़ी डिबेट होनी है वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये एक आर्गूमेंट जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से फिलहाल आउट ऑफ स्कोप है हमारे। हम मे बी नेक्स्ट वीक हम इस आर्गूमेंट की रिलेटेड जो नॉलेज है उस पर हम पहुँच चुके होंगे, तब शायद इस आर्गूमेंट को आप थोड़ा ऑब्जॉर्व कर सकें। आप अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इससे ऊपर लिखा हुआ है कि द MIRR allows some room for increased risk। अब अगर ये जो MIRR है ये 13 के आसपास होता तो फिर हम इसको किस तरह एड्रेस करेंगे? बेसिकली आपको MIRR इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि आपका प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे रहा है 26.72% और आपको फंड्स मिले हुए हैं 13%। रिस्क क्या होता है, हमने शायद पीछे जब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से डील किया वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की थी। रिस्क ये है कि योर एक्चुअल रिजल्ट्स मे नॉट बी द सेम एज एक्सपेक्टेड। ये रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे बेस है, और एक्चुअल रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिफरेंट हो सकते हैं, और एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अच्छे हो तो हमें थोड़े बुरे लगते हैं, एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड से कम हो तो ही बुरे लगते हैं ना, तो ही हमें डर है ना। रिस्क हम उसी को कहते हैं ना। वैसे तो बाय डेफिनेशन ऊंच नीच इज रिस्क, लेकिन डर हमें नीच से लगता है, रिटर्न के ऊपर जाने से हमें डर नहीं लगता। बाय डेफिनेशन रिस्क मीन्स उतार चढ़ाव, एक्सपेक्टेड से एक्चुअल रिजल्ट का डिफरेंट हो जाना, दिस इज रिस्क, लेकिन डर हमें नीचे जाने से लगता है। तो अब ये यहां पे वो कह रहा है कि भाई अगर नीचे जाएगा भी तो वी हैव इनफ मार्जिन,
मतलब 26.72 से नीचे आ जाए, 25 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, 18 पे आ जाए, वी विल स्टिल बी इन पॉजिटिव जोन। सफिशिएंट मार्जिन हमारे पास है। MIR अलाउ सम रूम फॉर इंक्रीज्ड रिस्क। रिस्क बढ़ जाए, रिटर्न नीचे हो जाए, रिस्क बढ़ने का मतलब ऊंच नीचे ज्यादा हो जाए, मतलब रिटर्न ज्यादा नीचे गिर जाए, यू हैव अनफ मार्जिन, आप स्टिल भी नेगेटिव जोन में नहीं जाते। हम अगर यही MIRR आ रहा होता से 14%, तो डिसीजन तो हमारा तभी यही होता प्रोजेक्ट फीजेबल है, बट वहां पे वी वुड हैव वेरी लेस मार्जिन ऑफ एरर। थोड़ी सी ऊंच नीचे हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। ठीक है, यहां पे वी हैव अनफ मार्जिन। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हमने जो डिस्कस किया है, हमने अभी जो डिस्कशन अभी तक हमारी हुई है वो ग्रिड ए से हुई है, और ग्रिड ए में हमने कोई बहुत ज़्यादा बातें भी की नहीं, हमने सिर्फ ये आइटम नंबर 3 डिस्कस किया जी, प्रिपेयर फाइनेंशियल अप्रेजल और न्यू प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी, बल्कि वो भी पूरी नहीं हुई, उसका भी स्टैरिक लगा हुआ है। इसमें से अभी एपीवी भी रहती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी रहता है, मतलब अभी तक हमने बड़ा थोड़ा सा हिस्सा डिस्कस किया है। अभी ग्रिड ए में से हमारी बिजनेस वैल्यूएशन रहती है, मर्जर्स, एक्विजिशन, डी मर्जर, स्पिन ऑफ, ये बातें रहती हैं। शेयर होल्डर्स वैल्यू कंसिडरेशन, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये रहते हैं, डेट वैल्यूएशन ये रहती है, सारा कुछ अभी हमारा रहता है। लेकिन इस ग्रेड पे हम आएंगे थोड़ा सा बाद में, अभी हमें टाइम है सेकंड ग्रेड पे जाने का, ग्रेड बी पे जाने का। ये जो ग्रेड बी हमारा कंप्लीट ग्रेड है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है पहले हम इसको देख लें। इसमें हमें पढ़ना है एडवाइस ऑन द रेजिंग कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या है और उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। क्वालिटेटिव से मुराद डिफरेंट सोर्सेज के प्रोज एंड कॉन्स, और क्वांटिटेटिव से मुराद डिफरेंट सोर्सेज का इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज क्वांटिटेटिव नंबर्स। ये है क्वालिटेटिव, प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट सोर्सेज के, और ये उनका इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये हमारी ये पहली आइटम। अच्छा, ये भी शायद मुझे लगता है हम कवर कर चुके हैं, मुझे क्यों लगता है, अप्लाई कैपिटल बजटिंग एंड राशनिंग टेक्निक्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हम पीछे कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने कैपिटल राशनिंग टेक्निक हमने कवर कर लिया ग्रिड ऊपर की डिस्कशन में, क्योंकि हमने इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ कवर कर लिया, ये हमारा कवर हो चुका है। प्रिपेयर अप्रेजल्स फॉर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्शन, ये पोर्शन भी हमने कवर करना है जी। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, और देन ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सिलेक्शन, ये हमारा एरिया है। 1 और 3 हमने कवर करना है, 2 यहां से हम कवर कर चुके हैं। और इसका वेट आईकैप ने कहा 25 से 30 इस ग्रिड का वेट, एक ही अटेम्प्ट आपकी आई है, उसमें 32 मार्क्स यहां पे आ चुके हैं। कैपिटल राशनिंग पे आपको 7 मार्क्स टेस्ट हुए रिसेंट अटेम्प्ट में, कौन सी गुजरी रिसेंट, समर 22, उसमें 7 मार्क्स आए। और 20 मार्क्स पे हमारा क्वेश्चन रहा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फुल फ्लैज 20 मार्क का क्वेश्चन रहा, और 5 मार्क की सोर्स ऑफ फाइनेंस की आई बिलीव डिस्कशन थी। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्कशन है, ये शायद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की नहीं, ये शायद वैल्यूएशन की डिस्कशन है, डेट सॉरी सोर्स ऑफ फाइनेंस की डिस्कशन है, मेरे जहन से निकल गया, 2 दिन पहले मैंने देखा था, उसका फिर जहन से मिक्सअप हो गया। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस की डिस्कशन है, और ये आपका कैपिटल राशनिंग पे बात है। ठीक है जी, तो अब हम इस पे बात शुरू करते हैं। हमारा इसका स्टाइल है जी, हमारा ये जो नॉलेज है पूरा इस ग्रेड का, हमने इसको 2 चैप्टर में मुझे लगता है बांटा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 छोटा सा है, जिसमें हमने सिर्फ सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बात करनी है। चैप्टर नंबर 4 बड़ा कंप्रीहेंसिव है, जिसमें उसकी जो कॉस्ट और फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट उसको कैलकुलेट करना, और ऑप्टिमल सिलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हमारी वहाँ पे कवर होगी। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इस चैप्टर में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है, इसमें आप कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंटली हमारी कोई 90% डिस्कर्सिव डिस्कशन ही है, थ्योरी ही है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि हमें सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें स्टोरी शायद दी जा सकती है सोर्स ऑफ फाइनेंस में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट हो सकता है, जिसमें हमें कहा जा सकता है कि भाई कंपनी इस नेचर का प्रोजेक्ट करना चाहती है, कंपनी का ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो आप एडवाइस कीजिए कंपनी को कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस रेज करना चाहिए एंड वाई। और इसको एक्सटेंड फर्दर किया जा सकता है कि डिफरेंट सोर्सेज से कंपनी, अगर आपके सजेस्टेड सोर्सेज से कंपनी फाइनेंस रेज करती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कहाँ जाते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ फंड टोटल क्या बन जाएगी। तो ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस पे बन सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनका मैकेनिज्म कैसे हुआ करता है। तो बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहती है रेगुलरली, कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करना हो तो भी फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो भी फाइनेंस चाहिए।
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें तो वन वे टू क्लासिफाई देम इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डेट एंड इक्विटी, अनदर वे टू क्लासिफाई देम इनटू शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वन वे टू क्लासिफाई सोर्स ऑफ फाइनेंस को डेट एंड इक्विटी में कर दो, मतलब डेट में आपका शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा, डेट में आपका मीडियम टर्म भी आ जाएगा, डेट में आपका लॉन्ग टर्म भी आ जाएगा, और इक्विटी तो होती ही लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इक्विटी में कोई रीपेमेंट डेट नहीं होती, परमानेंट सोर्स होता है वो। डेट में यस डिफरेंट रीपेमेंट डेट्स हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, और जैसे मैंने कहा अनदर वे टू क्लासिफाई शॉर्ट एंड मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इसमें हमारे पास सिर्फ डेट ही रहेगा, और यहां पे हमारे पास डेट भी हो जाएगा और इक्विटी की ऑप्शन भी रहेगी। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस जहां से हमें कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़े कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। हम कंपनी की जरूरत किसी भी सूटेबल सोर्स से फुलफिल कर सकते हैं, बट हाउ टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स। लिस्ट में ये कंप्रीहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक समराइज सी, थोड़ा सा इंडिकेटिव सी आपके लिए लिस्ट बनाई गई है, जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हैं कि आपने कंपनी के लिए जब भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करके फैसला करना चाहिए, डेट, इक्विटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैसे फैसला किया जाता है। अच्छा, जिस लिस्ट में सबसे पहले कॉस्ट, हमने पैसा कहां से लाना है, वी मस्ट कंसिडर कॉस्ट। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पैसा उस सोर्स से लाएं जहां हमें पैसा सबसे सस्ता मिले, लॉजिकली स्पीकिंग। जितना कॉस्ट ऑफ फंड लो होगा उतनी एनपीवी प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है, सिंपल बात है। जितना कॉस्ट ऑफ फंड लो होगा, डिस्काउंट रेट है ना कॉस्ट ऑफ फंड जितना लो होगा एनपीवी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम से कम रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कंपलसरी है, इनएविटेबल है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज कहां से होगी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी से। आप एनपीवी को मैक्सिमाइज करें तो आपकी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। एनपीवी को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड को रिड्यूस करके। तो जनाब हमें कॉस्ट को कंसिडर करना है, पैसा कहां से लाना है, वी मस्ट कंसिडर कॉस्ट, और उसके लिए हमें याद रखना है कि फंड्स में डेट इज चीपर देन इक्विटी, डेट इज चीपर देन इक्विटी। जी, सबको डाइजेस्ट होती है ये बात, मुश्किल बात देखें जी, किसको हजम होती है ये बात, डेट तो एक्सटर्नल ही होता है बेटा, डेट इंटरनल क्या होता है, इंटरनल डेट थोड़ी होता है। आप तो आप ऑडिट शॉडिट करते हैं, इंटरनल जो डेट डायरेक्टर्स का डेट होता है उसको तो ईटीआर आपका आईकैप का कहता है, उसको आप इक्विटी में क्लासिफाई कर दो अगर उसकी रीपेमेंट डेट क्लियर नहीं है, तो वो तो डेट होता ही नहीं, डेट तो हम एक्सटर्नल ही कहते हैं, इंटरनल तो सपोर्ट होती है। जी, डेट इज चीपर, नहीं हजम होती, नहीं हजम होती। बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ फंड की बात कर रहे हैं। मैं बिजनेस के लिए फंड रेज करना चाहता हूं, लेट्स सपोज यू आर द इन्वेस्टर्स, लेट्स अज्यूम दिस ग्रुप इज डेट इन्वेस्टर, दे आर इंटरेस्टेड इन डेट इन्वेस्टमेंट। मैं जब किसी लेंडर से राब्ता करता हूं, इफ आई कॉन्टैक्ट यू, अ लेंडर विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, सिक्योरिटी में एसेट का दे रहे हो, रीपेमेंट कब होगी, 3-4 सवाल होंगे। मैं कहूँगा जी मैंने जी की मिल लगानी है, मैं अपनी जो लैंड है और बिल्डिंग है और प्लांट है उसके आपको चार्ज दे दूंगा उस पर आपका, और मैंने 5 साल बाद लोन आपको रीपे कर देना है, और मैं आपको 12% सालाना रिटर्न दूंगा। ये मेरी आपसे टर्म शीट लेट से एग्री होगी, 12% पे आप एग्री होगे। ये इक्विटी इन्वेस्टर बैठे हैं भाई साहब, अब यही सवाल मुझसे करेंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट, मैंने कहा जी घी की फैक्ट्री। सिक्योरिटी, मैंने कहा भाई क्या बात करते हो, इक्विटी शेयर है, वहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी होती है, उनका रीपेमेंट, मैंने कहा कौन सा भाई रीपेमेंट, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर की कौन सी रीपेमेंट होती है। अच्छा जी रिटर्न, मैंने कहा जी कौन सी रिटर्न, इक्विटी में कौन सी गारंटी होती है, जो बचेगा दे देंगे आपको, यही जवाब होंगे फिर। अब वैल्यूएट कीजिए, आप बताइए हाउ डू यू फील अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड हाउ डू यू फील अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, would you like to consider quite comfortably, and what would you like to consider this option, or you will have more questions, you will have more questions, much more questions you would like to know, because debt investor you are feeling you are facing much lesser risk investing in my project, पैसा सिक्योर है, रिटर्न गारंटीड है, रीपेमेंट एग्रीड है, ठीक है ना, तो यू आर नॉट टेकिंग मच रिस्क, यू विल बी हैप्पी विद 12%।
अब एक इक्विटी इन्वेस्टर, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है भाई, ख्वाब है। इक्विटी पैसा जो डाला उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई, डूबे कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं तो ना सही। रीपेमेंट तो भूल जाओ भाई, जब तक कंपनी चल रही है पैसा कंपनी के पास ही है, कंपनी आपकी है, कंपनी के पास पैसा है। सो इक्विटी इन्वेस्टर इज फेसिंग फार मोर रिस्क देन डेट इन्वेस्टर। अब इसको मैंने ख्वाब दिखाना है। अब आपसे मैंने 12% रिटर्न लॉक की, आपने मुझे एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसको मैं 12% का ख्वाब दिखाऊंगा, ये इन्वेस्ट करेगा? 12% तो इनको दे रहे हो जिन्होंने रिस्क ही कोई नहीं लिया, मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे ख्वाब ही बेचने और ख्वाब भी 12% के। Equity investor will not invest. Equity investor will demand, bhai, I'm taking more risk. If you are willing to offer me, if you are willing to at least show me projected returns much higher than 12%, then I will consider. को 18 को 20% को मैं ख्वाब इनको दिखाऊं, ठीक है जी, मैं इनको प्रोजेक्शन दिखाऊंगा कि ये देखिए जी, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट, ये डेट इन्वेस्टर की रिटर्न दे दी, बाकी जो बच रहा है ना आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका डिविडेंड तो 20% बनेगा, नाउ आई विल कंसीडर। ठीक है, 20% की उम्मीद है, क्योंकि इक्विटी तो इक्विटी है भाई, गारंटी कुछ नहीं होता है इसमें, लेकिन उम्मीद ख्वाब होता है। Equity investor takes much higher risk while investing in the projects. So equity investor expects much higher return than the debt investor. फर्क सिर्फ यह है कि डेट इन्वेस्टर की रिटर्न गारंटीड होती है, इक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न गारंटीड नहीं है, बट इक्विटी इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट मच हायर रिटर्न। और अगर आप उसको इक्विटी इन्वेस्टर को मच हायर रिटर्न मैचिंग विद हिज रिस्क प्रोफाइल रिटर्न ऑफर नहीं करेंगे तो ही और शी विल नॉट एग्री टू इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बहरहाल हमने बात की जी, हमें पैसा लाने की कोशिश करनी है, पैसा सस्ते सोर्स से लाने की कोशिश करनी है। डेट जनरली सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि डेट लो रिस्क है। किन वजह से लो रिस्क है? सिक्योर्ड है, गारंटीड रिटर्न है, फिक्स मैच्योरिटी है, इंटरेस्ट रेट टैक्स डिडक्टेबल है, ये कोर एडवांटेज है कंपनी को। इक्विटी से पैसा लाऊंगा ना मैं, उसको डिविडेंड दूंगा, टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी, पैसे पे रिटर्न जा रही है बट डिडक्टेबल नहीं है टैक्स के लिए। लेकिन डेट इन्वेस्टर से पैसा लाऊंगा, उस पर रिटर्न दूंगा तो टैक्स डिडक्टेबल है। दिस इज अनदर रीजन कि डेट बिकम्स फर्दर चीप। एक तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की वजह से डेट चीप है, टैक्स सेविंग की वजह से मजीद चीप हो गया। अच्छा, हम यहां पे 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद आगे फैक्टर्स पे डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स विच वी शुड कंसिडर एज अ फाइनेंस पर्सन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन द फर्स्ट प्लेस सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सोर्स, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अरेंजिंग द फाइनेंस। पहले स्टेप में सोर्स सेलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सोर्स को सेलेक्ट करते हुए किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। पहला फैक्टर जो हमने डिस्कस किया दैट वाज कॉस्ट, और हमने कहा जी हमें कोशिश करनी है कि फाइनेंस की सिलेक्शन हम करते हुए ये ख्याल रखें कि हमारी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स कम से कम रहे, और उसमें हमें ये जहन में रखना है कि डेट इज चीप, इक्विटी इज एक्सपेंसिव सोर्स। आगे मजीद फैक्टर्स भी आते हैं जैसे ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन को भी कंसिडर करना है। ड्यूरेशन से मुराद ड्यूरेशन फॉर विच वी नीड फाइनेंस। हमें करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए पैसा चाहिए, तो ये शायद हमने कहीं शुरू में अर्लियर अपनी स्टडीज में सीखा हुआ है कि हम मैचिंग प्रिंसिपल के तहत चलते हुए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करना चाहिए हमें करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए। और अगर हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स की फाइनेंसिंग के लिए पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म एसेट की फाइनेंसिंग के लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज करने चाहिए। ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन के हिसाब से फाइनेंस सेलेक्ट करना है। ये मैचिंग इसलिए जरूरी है कि ड्यूरेशन ऑफ द डेट या ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंस इट आल्सो अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ड्यूरेशन पे जाके कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती है। एंड द सिंपल रूल इज जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स आर एक्सपेंसिव देन द शॉर्ट टर्म। जनरली, वेरी रेयरली देयर इज अ रिवर्स रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, बट जनरली लॉन्ग टर्म funds are more expensive than short term, so we have to be clear on that कि हम accordingly finance raise करें। अच्छा जी, हमें पैसा किस सोर्स से लाना है, हमें उसके लिए gearing भी कंसिडर करनी है। gearing क्या होती है जी? what is gearing? कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी की रेशियो। अब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल स्ट्रक्चर में रात कैपिटल लॉन्ग टर्म फंड्स, स्ट्रक्चर उसमें डिफरेंट सोर्सेज, डेट एंड इक्विटी सोर्सेज। सो गियरिंग रेशियो हम डेट ओवर इक्विटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने पैसा किस सोर्स से लाना है, हमें अपनी गियरिंग रेशियो को भी देखना पड़ता है। अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी हाई गियर्ड है, मतलब उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन हाई है। अब ये हाई इज अ सब्जेक्टिव टर्म, कैसे डिसाइड करेंगे हम हाई, ये हाई है या लो है?
हम इसका बेंचमार्क करेंगे शायद अपने कंपेटिटर्स को, या उससे भी बेहतर होगा इंडस्ट्री एवरेज, कि हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री में जनरली क्या गेयरिंग रेशो प्रिवेल कर रही है। तो अगर हम ऑलरेडी उस गेयरिंग रेशो के पास खड़े हैं या उसको एक्सीड कर रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर हाई गियर्ड कंपनी। ठीक है, मतलब आप चलो वो बेंचमार्क है, आप उससे ऊपर खड़े हो तो आप हाई गियर्ड हो, आप उस पर खड़े हो तो ऑप्टिमली गियर्ड हो, आप उससे नीचे हो तो लो गियर्ड हो। ठीक है, जो इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग है। तो हमने कहा जी हमने पैसा कहां से लाना है, हमें अपनी गियरिंग को देखना पड़ेगा। अगर तो हम ऑलरेडी हाई गियरिंग पे है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज मोर डेट, फर्दर डेट लेना रिकमेंडेड नहीं है, ऑल्दो डेट चीप है। ठीक है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर फर्दर डेट। शायद उस केस में आपको इक्विटी लेनी चाहिए। हाँ, आप अगर आप लो गियर्ड हो देन यू मे अफोर्ड टू रेज फर्दर फाइनेंस यूजिंग डेट। अच्छा, ये गियरिंग हाई गियर्ड क्यों रिकमेंडेड नहीं है? गियरिंग अगर हम ऑलरेडी हाई गियर्ड हैं तो मजीद डेट हम क्यों ना लें, इस पर थोड़ी बात करना चाहेंगे। बट बिफोर दैट आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? जब हमें ये पता है कि इक्विटी की तरफ जब हम मूव करेंगे हाई गियरिंग में, तो हमें जो इक्विटी होल्डर होगा उसको हमें वो एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी। तो सर जब हम ऑलरेडी हाई गियर्ड में हैं तो वो रिस्क तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ गया ना, तो हम उसको वो पिक्चर किस तरह दिखाएंगे और वो किस तरह वो हम ले सकते हैं? बेटा आप पहले प्रोनाउंसिएशन में ना, इट्स नॉट इक्विटी इट्स एक्विटी। ठीक है, तो हम जब फाइनेंस रेज करने की बात कर रहे हैं, फाइनेंस वी आर रेजिंग डेफिनेटली फॉर सम प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू जनरेट सम एडिशनल रिटर्न, तभी फाइनेंस रेज कर रहे हैं ना। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर रहे हैं, हम एक्विटी की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं। तो हम गियरिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें विच इज लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड इज फॉर द कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल प्रोजेक्ट गिव्स राइज टू एडिशनल अर्निंग। ट्रेडिशनल एक्विटी इन्वेस्टर से पैसा ला रहे हैं और उनको उसका एडिशनल अर्निंग की प्रोजेक्शन हम दिखा रहे हैं। और जब आप हाई गियर्ड कंपनी हो तो हमने कहा जी आपको एक्विटी से फाइनेंस रेज करने हैं। एक्विटी से फाइनेंस बेटा जब आप रेज करोगे तो आपका गियरिंग तो नीचे चली जाएगी ना, एक्विटी बढ़ गई ना आपकी, तो आपकी गियरिंग जो पहले हाई थी एक्विटी से फाइनेंस रेज करने से वो नॉर्मल लेवल पे या लोअर की तरफ सफर उसका शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा आता हूं कि हाई गियरिंग क्यों, मतलब हम कह रहे हैं हाई गियरिंग इज नॉट गुड। अगर हम ऑलरेडी हाई गियर्ड है तो उसको रोको। असूलन हमें इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर नहीं जाना, असूलन हमें इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर नहीं जाना। दैट शुड बी कंसिडर्ड द मैक्सिमम सीलिंग। व्हाई हाई गियरिंग इज कंसिडर्ड बैड? हाई गियरिंग से एसोसिएटेड देयर आर लॉट ऑफ रिस्क जो बिजनेस में आ जाते हैं। आगे चल के बड़ी डिटेल में इसमें हमें बात करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज बेस ऐसा ऐसा बिल्ड करते जाएंगे, ग्रेजुअली कुछ बातें अभी कर लेंगे, डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। द मोर डेट you have, the more commitment to pay annual interest you have. The more debt you have, more repayment commitment you have. अब इंटरेस्ट भी आपने मुनाफे से पे करना है, डेट भी, रीपेमेंट भी आपने मुनाफे से करनी है ना, वहीं से कमाओगे वहीं से करोगे ना। तो जितनी ज्यादा आपकी गियरिंग हाई है उतना ज्यादा आपको कैश फ्लो जनरेट करना मजबूरी है आपकी टू सेटिस्फाई योर इन्वेस्टर। और बिजनेस में तो ऊंच नीच आती रहती है भाई, तो कमिटमेंट आपकी यहां पे है, रूटीन में आप यहां कमाते हो, एक दिन किसी एक साल झटका लगा यहां आ गए ना, तो कमिटमेंट मीट नहीं हो पाएंगे। हैं आप बिजनेस में मुनाफा ही कमा रहे हो लेकिन इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए पैसे नहीं है, उसकी रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। सो आप जितनी ज्यादा गियरिंग करते हो उतनी ज्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट आपकी बढ़ जाती है और उतना ज्यादा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाता है आपका। ठीक है, इसलिए हाई गियरिंग इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द कंपनी। शेयर होल्डर घबरा जाते हैं कि भाई इतनी हाईली गियर्ड कंपनी है, मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है, तो मेरा थोड़ी सी कंपनी के बिजनेस में मुझे नहीं चाहिए, डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी तो लिक्विडेशन में चली जाएगी और मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। सो इन्वेस्टर, एक्विटी इन्वेस्टर इस चीज को पसंद नहीं करता कि कंपनी एक हद से ज्यादा गियरिंग में जाए। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गियरिंग, जैसे हमने कहा, जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन फॉर अस एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गियरिंग इज इंडस्ट्री एवरेज गियरिंग। तो हमने गियरिंग देखनी है, उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे पैसा कहां से लाना है। अनदर फैक्टर पैसा कहां से लाना है इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मुराद वी एज अ फाइनेंस मैनेजर शुड नो कि हमारी कंपनी की एक्सेस में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। अ जनरल गाइडलाइन इज स्मॉलर बिजनेसेस, न्यूअर बिजनेसेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जनरल गाइडलाइन है। सो वी शुड नो हमारी एक्सेस में क्या। अगर हम एक छोटे बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस कोई बंदा आसानी से नहीं देगा।
और इक्विटी तो बिल्कुल ही नहीं देगा, वो तो ज़्यादा रिस्की होता है ना, उस पर तो कोई नहीं मानेगा हमारे साथ चलने के लिए। डेट लॉन्ग टर्म वो भी शायद ना दे, और इक्विटी तो आप समझो इम्पॉसिबल वाली बात है को मैं पैसा दे। तो वी शुड नो कि हमारी एक्सेस में कौन कौन से फाइनेंसेस हैं। एक और पॉइंट यहां पे जो ऐड किया जा सकता है, दैट इज कंट्रोल। मैंने यहां पे लिखा नहीं है लिस्ट में, लेकिन मैं चले ऐड कर देता हूं। कंट्रोल, पैसा किस सोर्स से लाना है, हमें कंट्रोल को भी देखना है। कंट्रोल से क्या मुराद है? शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है हमारा, वो भी अहम है। आप सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैनेजमेंट है उसके पास ऑलरेडी 55% शेयर्स हैं, और आप एज अ फाइनेंस पर्सन डिसीजन लो जी मैंने इक्विटी से पैसा लाना है और मैं नए शेयर इशू कर देता हूं बैंकों को या पब्लिक को। बाय डूइंग सो आप अपनी मैनेजमेंट की शेयर होल्डिंग को से 49 पे ले गए। तो जब आप मैनेजमेंट की शेयर होल्डिंग 49 पे ले गए तो अब आपकी कंपनी इज वल्नरेबल टू टेक ओवर हो गई। अब कोई स्मार्ट बंदा आए तो स्वीप करके मार्केट से आपको स्ट्रेटेजिकली टेक ओवर कर सकता है। सो हमने कंट्रोल भी देखना है पैसा का, ठीक है गियरिंग देख रहे हैं हम, लेकिन कंट्रोल भी साथ साथ देखना है। कॉस्ट देख रहे हैं हम, लेकिन ये सारों को कलेक्टिवली देख रहे हैं, कुछ स्टैंड लॉन नहीं कि इस फैक्टर को देख के फैसला कर लिया हमने। ये लिस्ट अभी और भी इससे आगे जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे बात छोड़ते हैं। आगे चलेंगे ऐसा ऐसा कोई ना कोई और फैक्टर भी हमारे सामने आता जाएगा, नॉलेज बेस हमारी ऐसा ऐसा एक्सपेंड होती जाएगी इस पर। तो जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? पैसा किस सोर्स से लाना है, वी मस्ट कंसिडर सम फैक्टर्स बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑन द सोर्स। जब हाई गियरिंग की बात करें तब तो कंट्रोल उसी में कवर हो जाता है ना, कि अगर लेट्स से हम मार्केट में कहते हैं कि इंडस्ट्री की एवरेज 25। बेटा जब हम, आपकी बात मैं काट रहा हूं, जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसमें मैं डेट का मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात कर रहा हूं कि मेरी जो 100% शेयर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरी मैनेजमेंट जो बैठी है उसके पास कितने शेयर्स हैं, और पब्लिक के पास या आउटसाइड फैमिली आउटसाइड मैनेजमेंट कितने शेयर्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कंट्रोल में हम गियरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अगर हम ऑलरेडी मैनेजमेंट जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उनके पास से 51, 52, 53% शेयर है तो दे आर हार्डली इन कंट्रोल, ठीक है। और अगर मैं पब्लिक को शेयर दे दूं, पब्लिक के पास से 52% शेयर चले जाते हैं और मैनेजमेंट के पास 48% शेयर रह जाते हैं, तो पब्लिक अगर इकट्ठी हो जाए या उनको कोई एक दो बड़े इन्वेस्टर मिलकर इकट्ठा कर दें तो मैनेजमेंट को वो थ्रो आउट कर सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। किसने, मियां मंशा ने टेक ओवर किया था आदम जी को इसी तरह कि उसका जो फाइनेंस मैनेजर था उसने ख्याल नहीं रखा था शेयर होल्डिंग का, उसने शेयर होल्डिंग डाल दी, पब्लिक में ज़्यादा दे दी, मैनेजमेंट के पास काम रहेगी। तो मियां मंशा साहब ने पब्लिक से शेयर उठाए और एक दिन जस्ट वॉक इन द ऑफिस, डायरेक्टर से कहा अस्सलाम वालेकुम, आज से मैं चलाऊंगा कंपनी, आप जाइए घर, आपको डिविडेंड आ जाया करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस गया उनके हाथ से। सो कंट्रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने पैसा कहाँ से लाना है, आपको ये चीज़ देखनी है जी। अच्छा जी, हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है वो तो सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स से डील करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, वो भी लॉन्ग टर्म फंड है। सारी डिस्कशन हमारी लॉन्ग टर्म फंड पे है। ये क्विकली ओवरव्यू है, टर्म्स इंट्रोडक्शन ही आपका, इनमें कोई मेजर नहीं लगता मुझे को बोलने की जरूरत है। आप इन सारी टर्म्स से रूटीन लाइफ में अपनी अर्लियर नॉलेज में फेमिलियर है। किसी एक टर्म का मतलब आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई एक टर्म आपको समझ नहीं आती जिसको आपने नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा? डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग आपने शायद सुना इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन सोर्स अवेलेबल नहीं है। बेसिकली डेट फैक्टरिंग में होता क्या है कि फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम फैक्टर है, वो यूजुअली सब्सिडरीज ऑफ द बैंक्स होती हैं, सब्सिडरीज या एसोसिएटेड पार्टीज ऑफ द बैंक्स होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सब्सिडरीज होती हैं या एसोसिएटेड होती हैं। वो क्या सर्विसेज देती हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को, डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को जो सर्विसेज देती हैं वो देती हैं जनाब ट्रेड डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन सर्विसेज। ट्रेड डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन सर्विसेज। तो पहले हमने कहा ये फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो फैक्टर है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेड डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन की सर्विसेज देती हैं कि जी हम आपके डेटर्स, आप सेल करो, आपके डेटर से रिकवरी हम करेंगे, फॉलोअप भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फैक्टरिंग कलेक्शन तो करती हैं, ये फाइनेंसिंग सर्विस भी बात का दे देती हैं।
कि जैसे इफ़ यू आर रनिंग अ फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैं सेल की पार्टी एक्स को आपसे कहा जी ये मेरी जी 10 मिलियन की इनवाइस है, मैंने 30 डेज क्रेडिट पे 10 मिलियन की प्रोडक्ट बेचती है, तो काइंडली फॉलोअप करके रिकवरी दे देना। फैक्टर नॉर्मली रूटीन में तो ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट करते हैं, अपनी रिकवरी फी जो 1% 2% काट के पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कंपनी को। लेकिन अक्सर फैक्टर चूंकि फाइनेंसिंग बिजनेस में भी होते हैं, ड्यू टू देयर लिंक विद द फाइनेंसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे ऑफर इमीडिएट फाइनेंस, इमीडिएट लोन अगेंस्ट द इनवाइस। मैंने आपको इनवाइस दी, इनवाइस से पैसा 30 दिन बाद आपने कलेक्ट करना है। यू मे ऑफर मी कि ठीक है जी 70% पैसा आप मुझसे भी ले लें, 30 डेज का लोन ले लें, 70% पैसा आप मुझे फ़ौरन दे दोगे लोन पे, आप 100 रिकवर करोगे आप ड्यू डेट पे, आप 70 भी काटोगे उसमें, 70 का इंटरेस्ट भी काटोगे उसमें से, और कलेक्शन की फीस भी काटोगे आप। बाकी जो बचेगा वो 26-27% वो मुझे वापस दे दोगे आप 1 महीने बाद कलेक्शन के बाद, ठीक है। तो फैक्टर भी फाइनेंसिंग करते हैं ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बन जाते हैं, लेकिन ये डेटर्स की कलेक्शन के अगेंस्ट, डेटर्स की रिकवरी के अगेंस्ट आपको फाइनेंसिंग दे रहे हैं, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं। जब इनवाइस के अगेंस्ट लोन मिलता है और इनवाइस की रिकवरी पे वो लोन विद इंटरेस्ट रिकवर हो जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है। हम जब पढ़ते थे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा डिटेल चैप्टर हमारा था और बड़ा की चैप्टर था। उसमें फैक्टरिंग पे हमारी काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी कैलकुलेशंस भी हम इस पर करते होते, एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे आते थे हमें। लेकिन अब जैसे नई स्कीम में जब चेंजेस आई हैं तो उसमें ये पोर्शन का सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक लिमिटेड जो उसका नॉलेज है वो कैफ लेवल पे रह गया है। जो पेपर नया आया उसको आपने स्किप कर दिया, लेकिन बड़ा लिमिटेड नॉलेज है वहाँ पे भी। जो बातें मैंने फैक्टरिंग की आपसे की, ये बातें वहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती नए पेपर में भी। तो समझिए ये आप लोगों की अब वो उससे ही आउट हो गया है इसकी जो डिस्कशन है, और शायद इसलिए भी शायद किया उन्होंने में फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन्होंने कहा जी जब एग्जिस्ट नहीं करती तो सॉरी CFEP 1 इज योर रिपोर्टिंग, उसमें फैक्टरिंग है किस हद तक है, कितनी डिटेल? अच्छा, तो वहाँ ठीक हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने फिर फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से निकाल दिया, अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो इस बेसिस पे निकाला होगा। आई डेंट नो कि मुझे रिपोर्टिंग का पता नहीं था। तो CFEP 1 में जैसे आपके साथी ने बताया कि वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फैक्टरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, पाकिस्तान में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पाकिस्तान में इसको आप फैक्टरिंग नहीं कह सकते, पाकिस्तान में रिकवरी एजेंट्स हैं, ठीक है। दोज आर नॉट प्योरली फैक्टर्स, वो दोज आर रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ पे होता है कि उनका जो क्रेडिट पीरियड होता है ना उसको जस्ट टीज करते हैं। तो अगर 45 डेज का अगर से किसी कंपनी की तरफ से रिसीवेबल आना था 45 डेज में, तो ये बैंक से उसको अलाउ करते हैं कि आप वही अमाउंट हमसे 15 दिनों में ले लें, लेकिन वो 30 डेज में आपको इंटरेस्ट चार्ज करें। ये गालबन आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के केस में, डोमेस्टिक सेल में भी हो रहा है, डोमेस्टिक में भी हो रहा है। बैंक्स आर ऑफरिंग फाइनेंसिंग। अच्छा, ये आप शायद जो बात कर रहे हैं उसको हम प्योर सेंस में फैक्टरिंग शायद नहीं कह पाएंगे, क्योंकि फैक्टरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ही डेट एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होता है कि जी हम जो फैक्टर है वो ऑफर पहली सर्विस जो देता है वो कहता है जी आपके डेट कस्टमर से कम्युनिकेशन, रिकवरी और फॉलोअप मेरी जिम्मेदारी है। बल्कि उससे भी एक स्टेप पीछे जाते हैं। ये मैं शायद वो बोल नहीं पाया, कस्टमर की सिलेक्शन भी फैक्टर करता है, किसको आपने सेल करनी है किसको नहीं करनी, क्योंकि रिकवरी उसने करनी है ना। तो कहेगा जी जिसको मैं कहूँगा उधार उसको देना। मैं आप किसी ऐसे डाकू को बेच दो जिससे रिकवरी हो ही नहीं सकती, मुझे लगा दो उसके पीछे, ठीक है। तो पहला स्टेप जो फैक्टर आपको देता है कस्टमर की सिलेक्शन, किसको उधार देना है फैक्टर बताएगा। ये पहला स्टेप है फैक्टर की सर्विस का, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ अ कस्टमर एंड सेटिंग इट्स क्रेडिट लिमिट। फैक्टर बताएगा कि भाई इस पार्टी को आप उधार दे सकते हो, लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा उधार नहीं देना। ये पहला सर्विस फैक्टर देता है। बैंक्स आर नॉट प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विस, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग सर्विसेज। दूसरा सर्विस फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या काम करता है, रिकवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आपने इनवाइस भेजी कस्टमर को, उसकी कॉपी आपने दे दी फैक्टर को, रिकवरी फैक्टर की जिम्मेदारी है। तीसरी एडिशनल सर्विस आपको फैक्टर देता है फाइनेंसिंग की, कि रिकवरी तो कर रहे हैं, वो तो महीने बाद आनी है, पैसा आज चाहिए तो ले लो मुझसे, अप टू 70% 80% दे गिव यू लोन, रिकवरी कर लेते हैं वहां पे। एक फैक्टर चौथी सर्विस भी देता है, दैट इज क्रेडिट इंश्योरेंस। तो भी अगर आपका कस्टमर डूब गया, डिफॉल्ट कर गया, तो पैसे मेरी जिम्मेदारी, लेकिन उसके लिए अलग सर्विस चार्ज लेता है वो, ठीक है। तो बैंक दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू फाइनेंसिंग, दे आर नॉट फैक्टर्स। फैक्टर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मैंने आपको 4 फंक्शन बता दिए। कस्टमर सिलेक्शन, कस्टमर्स क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एंड सिलेक्शन, इट्स क्रेडिट लिमिट सेटिंग। फंक्शन नंबर 2 रिकवरी फॉलोअप। फंक्शन नंबर 3 फाइनेंसिंग, लोन देना कस्टमर को, कंपनी को, एंड लेटर ऑन रिकवरी से उसको कवर करना। फंक्शन नंबर 4 इंश्योरेंस।
ठीक है, 4 फंक्शन है, हर फंक्शन की अलग अलग सर्विस है, जो फंक्शन लेना ले लो जी। तो डेट फैक्टरिंग की बात होगी जी। और जी कोई कहानी और कोई पॉइंट जिस पे आपको लगता है एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? अच्छा जी, हमारा फोकस जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म फंड्स पे ही रहने वाला है, और लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे पास जो मेजर डिस्कशन रहनी है वो इक्विटी और डेट फाइनेंस पे रहेगी। लीज फाइनेंस, लीज एक कहीं ना कहीं ये भी पीछे रिपोर्टिंग में पढ़ के आए हैं, उस पर हमारी यहाँ पे कोई बात नहीं होनी। हमने इक्विटी और डेट फाइनेंस को मेनली यहाँ पे डिस्कस करना है। वी स्टार्ट विद इक्विटी फाइनेंस। हमने अपने जो फैक्टर्स की लिस्ट अभी निकाली थी, हमने उन फैक्टर्स को कंसिडर किया और हमने डिसाइड किया कि हमारी कंपनी को इक्विटी से फाइनेंस चाहिए। अब इक्विटी से फाइनेंस चाहिए तो इक्विटी का मतलब पैसा कहाँ से आ सकता है? तो इक्विटी फाइनेंस, ये 3 फर्दर उसके आप कह लोगे उसकी चैनल्स हैं। एक चैनल है इक्विटी फाइनेंस रेज करने का कि आप इंटरनली जनरेटेड फंड्स जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको रिटेन कर लो। इक्विटी होती है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट कमाते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आपको पैसे की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट के लिए, यू मे डिसाइड टू रिटेन इट। वन सोर्स इंटरनली जनरेटेड फंड्स आप इक्विटी ले सकते हो। सोर्स नंबर 2, न्यू एक्सटर्नल इश्यू ऑफ शेयर्स। न्यू एक्सटर्नल इश्यू ऑफ शेयर्स कि आप नए शेयर होल्डर्स बनाओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देना राइट इश्यू कहलाता है, ठीक है, ये थर्ड एवेन्यू है। तो 3 चैनल्स हैं इक्विटी से फाइनेंस रेज करने के। हम चाहें तो इंटरनली जनरेटेड फंड्स जो मुनाफा हम कमा रहे हैं उसको रिटेन करके उससे अपनी जरूरत फुलफिल कर लें, क्योंकि पैसे की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें कोई कैपिटल प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है। तो कैपिटल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हम जो प्रॉफिट्स हमने एक्यूमुलेट किया, अर्न किया, हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, उसको रिटेन कर लें। हम चाहें तो नए शेयर इशू कर दें, वहां से पैसा ले लें, चाहे तो राइट शेयर इशू कर दें, वहां से पैसा ले लें। तो इक्विटी से फाइनेंस रेज करना 3 चैनल्स हैं। ब्रीफली इनका हम थोड़ा नो हाउ लेंगे, क्योंकि हमें इन चैनल पे इंट्रोडक्शन होने, हमें कोई ऐसा नहीं आने वाला कि इस पर नोट लिखें भाई कि जी फलाने पर नोट लिखें, इसके प्रोज एंड कॉन बताएं। हमें केस स्टडी दी जाएगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस, वेरिएबल्स बताए जाएंगे। एंड वी में भी आज जैसे मैंने कहा कि आप इन वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए बताओ कि आपके लिए क्या फाइनेंसिंग ऑप्शन बेहतर है, इक्विटी या डेट, और इक्विटी है तो इनमें से कौन सी बेहतर है। तो वो आपको इन सब के प्रोज एंड कॉन्स और इनके प्लस माइनस पता होगा, तो तभी आप डिसीजन लेके आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ पे वो जो बात मैंने आपको यकीनन शुरू में कही थी, रीडिंग, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका नॉलेज बेस बना होगा थ्योरेटिकल एरियाज को पढ़ के, तो ही आप अच्छे जवाब दे पाओगे। और आइडली मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी एरियाज चैलेंजिंग लगे, ये बात एक आदत मैंने शायद पहले एडवाइस किया कि नहीं, कि आपको जिन आपको एरियाज में चैलेंज आए, जैसे अब जो हम एरिया शुरू करने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस तो छोटा है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज चैलेंजिंग एरिया, उसके आगे बिजनेस वैल्यूएशन आएगा, दैट विल बी इवन मोर चैलेंजिंग एरिया। तो जो चैलेंजिंग एरियाज हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, लेकिन रीडिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी हमें, ये भी ख्याल रखना। हमारा स्टूडेंट समझता है कि चैलेंजिंग एरियाज हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं चाहिए, रीडिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप पहले राउंड में तो जैसे इधर नोट से आपने पढ़ लिया, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस वैल्यूएशन में भी पढ़ लिया, लेकिन जब रिवीजन करने के लिए बैठो, मे बी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद हमारे सिलेबस खत्म होने के बाद, तो टेक्स्ट बुक भी आके आपकी खोल के पढ़ लेना, ताकि आपकी नॉलेज बेस थोड़ी सी और एक्सपैंड हो जाए। कोई निटी-ग्रिटी वहाँ पे पढ़ने को दोबारा मिल जाएंगी, ज़्यादा डिटेल में आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो एरिया आपको चैलेंजिंग लगे, जिस एरिया में आपका अनसीन क्वेश्चन करते हुए स्कोरिंग लो रहे, वहाँ पे आपने समझो कि आपको रीडिंग करनी है प्रैक्टिस में आने से पहले। दोबारा सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते जाना। अच्छा, जब हम 1 बाय 1 इन सबको हम डिस्कस करते हैं, इंटरनली जनरेटेड फंड्स से मुराद क्या है? इंटरनली जनरेटेड फंड्स से मुराद रिटेन अर्निंग है, और इंटरनली जनरेटेड फंड से नॉन कैश चार्जेस जो हमने पीएनएल में चार्ज किए होते हैं, वही तो पैसे में आपको अवेलेबल होते हैं। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं पीएनएल में तो हम डिडक्ट कर देते हैं, क्या हम पे भी करते हैं वो पैसा तो कारोबार में ही पड़ा होता है। असूलन अगर हम टेक्स्ट बुक नॉलेज में जाएं तो शायद निटी-ग्रिटीज में जाए तो लगता है शायद कहीं आपको शायद कभी बताया हो गया हो, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सब जाते हुए सिंकिंग फंड से उसको लिंक कर दिया हो कि भाई जितना पैसा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पे तो नहीं ना कि आपके पास ही पड़ा है, तो सिंकिंग फंड बनाओ, उसमें डालते जाओ सालाना, ताकि जब आपका एसेट फुली डेप्रिशिएट हो, सिंकिंग फंड में पैसे इतने इकट्ठे हो जाए नया एसेट खरीदने के लिए। बट प्रैक्टिकली आप सिंकिंग फंड में वो डालते नहीं हो, क्योंकि सिंकिंग फंड हमें पता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लो रेट पर रिटर्न देगा, जबकि हमारा कारोबार ज्यादा हाई रेट पे रिटर्न कमा सकता है। तो व्हाई नॉट टू कीप इट इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस। तो आपके नॉन कैश जो चार्जेस हैं, उनके अगेंस्ट जो पैसा आपके पास है, आप उसको इन्वेस्ट करो, अपने कारोबार में नीड्स में यूज करो, और जो आपने कमाई की है, जो जनरली आप डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको भी रिटेन करो, उसको भी लेकर चलो आगे। तो ये इंटरनली जनरेटेड फंड्स की कहानी है। ये एक बड़ा अहम सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों?
इट इज क्विक टू रेज फाइनेंस फ्रॉम दिस चैनल। बल्कि क्विक क्या करना, इसमें तुमने रेज किया ही नहीं, इसमें तुमने सिर्फ डिसीजन लिया कि वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, पैसे तो ऑलरेडी बैंक में पड़े हैं हमारे, तो इट इज क्विक, नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस की कॉस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस होती है और एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होती है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस मुराद इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विच वी इनकर इन ब्रिंगिंग कैश इनटू कंपनीज अकाउंट। जैसे आप शेयर्स के इश्यूएंस के प्रोसीजर से अगर थोड़ी सी फेमिलियरिटी आपकी है, आगे चल के भी हम बात करेंगे उस पर, तो वहां पे आपको बैंकों से अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि भाई शेयर होल्डर पैसा बैंक में डालेगा और फिर जिन जिनको हमने शेयर इश्यू किए उनके अगेंस्ट पैसा हमारे बैंक में आएगा, यू हैव टू पे सर्टन इनकर सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट देयर। आगे चल के भी उस पर बात करते हैं। तो बहरहाल विद दिस चैनल देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। हाँ, इन्वेस्टर का पैसा है, आपने इक्विटी इन्वेस्टर को डिविडेंड नहीं दिया, अपने पास पैसा रख लिया, तो इन्वेस्टर कहेगा ठीक है पैसा रखा तो फिर रिटर्न तो दो ना मुझे, तो रिटर्न तो आपको देनी है क्योंकि दैट इज इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपने शेयर होल्डर का पैसा रोका है, उस पर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो आप पे करोगे इवेंचुअली, लेकिन कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज जीरो। पैसा आपके पास बैंक में पहुंच गया फॉर यूज विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट। जबकि हम बाकी सोर्सेज में जाएंगे तो वहां पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस भी आएगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो आना ही आना है। इट इज अ कंटिन्यूड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये इसका एक बड़ा प्लस है कि इंटरनल जनरेटेड फंड से आपको पैसा, हर साल आप मुनाफा कमा रहे हो, हर साल यू मे रिटेन सर्टेन पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड फुलफिल योर फंडिंग नीड्स। इट्स अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इंटरनली जनरेटेड फंड्स में आता क्या है, उसके कुछ फायदे और उसकी कुछ लिमिटेशंस, इश्यूज, ये सारी चीजें डिस्कस करके, कंसिडर करके हमने फैसला करना है हमने करना क्या। सबसे बड़ा इशू, गोइंग टू इफेक्ट डिविडेंड पैटर्न टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड पेमेंट विल हैव टू रिड्यूस्ड। आपने फैसला किया कि अभी हमने एक मशीनरी खरीदनी है और आपने सोचा ये मशीनरी हम डिविडेंड कर्टेल करके ले लेते हैं, तो इन टेकिंग दिस डिसीजन आपने डिविडेंड पैटर्न अपना इफेक्ट कर दिया, आपने अपने शेयर होल्डर के कैश फ्लोज को हिट कर दिया, उनके जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज थे आपने उनको हिट किया, विच मे बी टेकन वेरी नेगेटिवली बाय द शेयर होल्डर। इसका नतीजा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरा किचन चलता था उस डिविडेंड पे, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेशनल हूं, मैंने अपनी सारी ग्रेचुटी सेविंग शेयर्स में डाले हुए थे आपकी कंपनी के, और मेरा किचन चलता था उस कैश फ्लो से, और वो कैश फ्लो हो गया आपके डिसीजन की नजर। आपने कहा जी मशीनरी खरीदनी है, ले लो इस पैसे से, शेयर होल्डर का पैसा ना, अगले साल ज्यादा रिटर्न दे देंगे, रिटर्न ही देनी है ना आपको, भी रख लो पैसा। लेकिन आपके इस डिसीजन से मेरा कैश फ्लो हिल गया। अब मुझे अपने घर के किराए देने थे, मुझे अपने को बिल्स पे करने थे, मेरी कुछ से नीड्स थी, अब मैं क्या करूं? पैसा चाहिए ना, मैं शेयर बेचूंगा, और जब शेयर बेचूंगा तो मार्केट में सेल प्रेशर आएगा, सिर्फ मैं तो नहीं बेचूंगा ना, सेल प्रेशर आएगा, और सेल प्रेशर आएगा तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, और शेयर की प्राइस कम होने का मतलब आपके फैसले की वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी। मैंने शेयर बेचे, आप घर में बैठे थे, आपके घर में बैठे बैठे आपकी शेयर की प्राइस गिर गई। क्यों? क्योंकि आपने कहा जी पैसा डिविडेंड नहीं देना, अर्निंग रिटेन करो। सो ये जनाब इसका लिंक हो गया कि भाई शेयर होल्डर वेल्थ तक असर चला जाता है हमारे फैसले को। तो फैसला हमने ये नहीं कि हमने अब रिटेन करना नहीं है, सारी कंपनीज रिटेन करती हैं, बट हम उसको जरा पढ़ रहे हैं कि भाई इसके लिंकेजेस कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर आगे इसके हल भी देखेंगे। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओनली लिमिटेड फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल फ्रॉम दिस सोर्स। ये इस सोर्स की एक लिमिटेशन और है कि अगर तो आपने फैक्ट्री में एक मशीन डालनी है ना, अपनी कैपेसिटी 5-7% बढ़ानी है, या आपको पुरानी मशीन खराब हुई उसको बदल के नई लानी है, तो इतने पैसे तो मिल जाएंगे यहाँ से 1 साल के 2 साल के मुनाफे से एक मशीन बदलने। लेकिन आपके मैंने एक और फैक्ट्री लगानी है, तो 1 साल 2 साल के मुनाफे से फैक्ट्री नहीं लगती, उसके लिए आपको न्यू सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड फंड से छोटी छोटी जरूरतें आप पूरी कर सकते हैं, जो आपके रूटीन की मशीनरी रिप्लेस कर दो, थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा लो, थोड़ा सा स्टॉक लेवल बढ़ा लो, इस तरह की छोटी छोटी नीड्स हैं वो तो आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप बिगर प्रोजेक्ट्स जहां पे लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स आपको चाहिए वो आप फाइनेंस नहीं कर सकते। जी जनाब, इक्विटी में हमने इंटरनली जनरेटेड फंड्स पे थोड़ी सी बात की, कोई सवाल यहां पे? जी अच्छा, इक्विटी में हमारे पास दूसरी ऑप्शन है न्यू एक्सटर्नल इशू ऑफ शेयर्स। न्यू एक्सटर्नल इशू शेयर से मुराद कि हमने कहा जी हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, हम इक्विटी में पैसा लेना चाहते हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, इंटरनली जनरेटेड फंड्स हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही, हम शेयर इशू करने जाते हैं
और शेयर इशू करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक हम राइट इशू में जा सकते हैं, एक हम एक्सटर्नल इशू में जा सकते हैं। तो हम पहले एक्सटर्नल इशू को डिस्कस करें, राइट इशू को बाद में डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल इशू में हम इसको दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे, एक अनलिस्टेड कंपनीज के रेफरेंस से, अनलिस्टेड कंपनी ने एक्सटर्नल इशू में जाना है तो वो क्या कर सकती है, और फिर लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, उसने अगर एक्सटर्नल इशू में जाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। अनलिस्टेड कंपनी एक्सटर्नल इशू में जब जाएगी तो एक्सटर्नल इशू में हम बात क्या कर रहे हैं, मुराद क्या है, नए लोगों को शेयर बेचना। आप अगर अनलिस्टेड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, नए लोगों को कन्विंस करना टू बाय शेयर इन योर कंपनी इज डिफिकल्ट। Why it is difficult when you are working in an unlisted company? Why it is difficult to convince new investors to invest in equity shares of your company? मार्केटेबल नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर मार्केटेबल नहीं होते और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी पब्लिक नहीं हो रहे होते, तो पब्लिक मे नॉट बी नोइंग हाउ वेल यू आर डूइंग इन द पास्ट। तो भाई इसलिए अगर आपने एक्सटर्नल इशू में जाना है तो आपके पास तरीकाकार क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करो और उनसे कहो कि भाई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बताएं कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, और उनको बताएं कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर पास्ट रिटर्न्स। ठीक है, मैं एज अ फाइनेंस पर्सन किसी के पास जाऊंगा और कहूंगा जी मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, बड़ी जबरदस्त रिटर्न देती है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन यू बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु हैज बीन एंजॉयिंग आवर रिटर्न फ्रॉम आवर कंपनी फॉर द पास्ट से सो मेनी इयर्स, वो किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को बताएगा कि भाई अच्छी कंपनी है, मैं तो बड़ा अच्छा इसकी रिटर्न से बड़ा हैप्पी हूं, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, ड्रॉबैक है कि भाई मार्केटेबल नहीं है बट रिटर्न्स आर गुड, तो दिस इज द ऑप्शन। हम अनलिस्टेड कंपनी में फॉर दीज रीजंस अनलिस्टेड कंपनी के लिए मुश्किल होता है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से ही पैसा ले पाते हैं। यह है जो रीजन जिसके हम कह रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी के लिए पैसा रेज करना मुश्किल है। मार्केटेबल ना होना इज वन रीजन, देयर आर अदर रीजंस एज वेल। कोई पॉइंट समझ नहीं आता पूछिए। Why investment in unlisted businesses will be considered riskier? Three factors, three reason यहाँ पे सिर्फ लिस्ट डाउन हमने की हैं, there could be more, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज बेस ऐसा ऐसा बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता के आगे चलते जा रहे हैं जी। अच्छा जी, अनदर ऑप्शन इज प्लेसिंग। अनलिस्टेड कंपनी के पास एक्सटर्नल इशू ऑफ शेयर्स में एक ऑप्शन प्लेसिंग की भी होती है। प्लेसिंग से मुराद क्या है? प्लेसिंग से मुराद है सेल ऑफ शेयर्स टू सम और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स बेचना, दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक, भाई जैसे मैं अगर कहूँ जी मेरी अनलिस्टेड कंपनी है, हम ऑलरेडी टेक्सटाइल मिल चला रहे हैं, अब हम एक शुगर की मिल लगाना चाहते हैं, शुगर मिल की फिजिबिलिटी मेरी हो गई, तो आई मे डिसाइड टू अप्रोच सम इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं। ऐसे क्या फर्क होता है दोनों में, कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक का स्पेशल फीचर क्या करता है इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दे डोंट डील विद नॉर्मल कस्टमर्स, डे टू डे कमर्शियल बैंकिंग वो नहीं करते। उनका काम सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना, फाइनेंस रेस करके प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग में जाना, उसमें दे इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं एज अ फाइनेंस पर्सन फॉर माई कंपनीज प्रोजेक्ट मे लाइक टू अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर प्लेसिंग कि जी दिस इज माई प्रोजेक्ट और इसके लिए मुझे से 2 अरब चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी one institute may not agree to give me all finance, they may commit, okay, I'll give you 500 million. I may go to another or another or another, so I may be able to find 3 or 4 investment banks who are willing to take up all the shares which I'm offering. लेकिन प्लेसिंग में एक इशू रहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप पैसा ले रहे हो, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने पैसा कहीं से रेज किया होता है जिसकी एक सर्टेन मैच्योरिटी होती है, दे हैव टू गिव इट बैक। और अनलिस्टेड कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि भाई उसके शेयर तो मार्केटेबल होते ही नहीं, तो उनका क्वेश्चन यही है कि भाई मैं आप पे पैसा, प्रोजेक्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है बट मुझे आई नीड एग्जिट रूट, मुझे तो 5 साल बाद 7 साल बाद पैसा वापस चाहिए ताकि मैं अपने डिपॉजिटर्स को पैसे दे सकूं। तो जनरली अनलिस्टेड कंपनी जब प्लेसिंग के लिए जाते हैं तो बैंक विल ओनली एग्री टू प्लेसिंग इफ दे गेट कमिटमेंट फ्रॉम अस फॉर लिस्टिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। मुझे उनको प्रॉमिस अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप पैसा लगाएं मेरी कंपनी में, मैं विद इन 5 ईयर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लूंगा। तो फिर आपको 5 साल बाद एग्जिट चाहिए होगा, स्टॉक मार्केट में शेयर बेच देना, आपको पैसा मिल जाएगा आपको।
ठीक है, तो प्लेसिंग की जा सकती है किसी एक या एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन वी शुड बी अवेयर कि अनलिस्टेड कंपनी की प्लेसिंग में वी विल हैव टू गिव कमिटमेंट फॉर द लिस्टिंग, अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट एग्री टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स में लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी। सर इसमें एज अ सिक्योरिटी कमिटमेंट लेते हैं या फिर इसमें एज अ सिक्योरिटी एसेट्स भी लिए जाते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट ही होगी, एसेट्स तो शायद नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स वगैरह आप ऑफर नहीं कर सकते सिक्योरिटी में। कमिटमेंट, अंडरटेकिंग या शेयर्स का बायबैक एग्रीमेंट कोई हो सकता है। इन एनी शेप दे नीड एग्जिट कंफर्मेशन कि हम एग्जिट ले पाएंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नहीं बेटा, अंडर राइटिंग इज डिफरेंट, अभी उस पर भी बात करेंगे हम। अंडर राइटिंग कुछ और चीज है। प्लेसिंग इज सेल ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो हमारे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंडर राइटर्स दे डोंट इन्वेस्ट, वो और कहानी है, उस पर हम बात करते हैं अभी। ये इन्वेस्टमेंट बैंक है हु इज इन्वेस्टिंग इन माई प्रोजेक्ट, हु इज इंटरेस्टेड इन माई प्रोजेक्ट एंड हु इज इन बाइंग शेयर्स इन माई कंपनी। अच्छा, जब हम लिस्टेड कंपनीज पे आए तो लिस्टेड कंपनीज के बारे में तो सबसे ब्रीफ ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, गो थ्रू दीज फैक्टर्स। इनमें कोई बात आपके जहन में है तो बात कीजिए, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता पूछिए, इसके बाद हम जी लिस्टिंग, वाई वी शुड गेट आवर कंपनी लिस्टेड, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? कोई पॉइंट विच यू थिंक रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन? अच्छा, लिस्टेड कंपनी है क्योंकि कंपनीज अक्सर फॉर दीज बेनिफिट्स दे गेट देमसेल्व्स लिस्टेड एंड ऑल्दो दे नो देयर विल बी सर्टेन कॉस्ट ऑफ लिस्टिंग बट दे फील देयर आर मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, सो दे गेट लिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी है एक जिसके आप काम कर रहे हैं, उसको एक्सटर्नल इशू में जाना है, वो क्या करती है? पब्लिक ऑफर। लिस्टेड कंपनी एक्सटर्नल इशू में पब्लिक ऑफर में जाती है। पब्लिक ऑफर से मुराद क्या है? लिस्टेड कंपनी विल गेट अ प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर्ड एंड obtain approval from the stock exchange on the prospectus and then make this stock prospectus public. Prospectus is basically an invitation to invest in the company's new project and generally it will have these contents. और prospectus के कंटेंट से आप अपने कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट में फेमिलियर हैं। इसका मकसद क्या होता है कि इन्वेस्टर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल इन्वेस्टर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो आपकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फेयरली वैल्यूएट कर सके। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर में लिस्टेड कंपनी जा सकती है। ओनली लिस्टेड कंपनीज कैन ऑफर इट्स शेयर टू पब्लिक और स्टॉक एक्सचेंजेस हमें अलाउ करती हैं कि हम न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर फॉर्मेलिटीज, उसमें भी बात होती है। तो जब पब्लिक ऑफर से शेयर्स रेज किए जा सकते हैं। पब्लिक ऑफर से रिलेटेड वो टर्म अब हम यहाँ पे बात कर लें, अंडर राइटिंग की, यहीं पे बात कर लेते हैं। कहाँ पे अंडर राइटिंग? अच्छा, अलग हेडिंग आ रही है हमारे पास, लेकिन मैं इसको यहीं पे चले डिस्कस कर लेता हूँ। अंडर राइटिंग हमारे पास ये आ रही है जी, क्योंकि पब्लिक ऑफर से रिलेटेड है, इसलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल के बाद बगैर पब्लिक ऑफर नहीं हो सकती और स्टॉक एक्सचेंज अंडर राइटिंग के बगैर पब्लिक ऑफर अप्रूव नहीं करता। नाउ व्हाट इज अंडर राइटिंग? अंडर राइटिंग इज guarantee from a financial institution, from a approved financial institution, stock exchange का approved financial institution होगा, to buy unsold share। मतलब मैंने से शुगर मिल लगानी है, शुगर मिल के लिए मुझे से 10 अरब चाहिए। मैंने प्रॉस्पेक्टस बनाया जिसमें फिजिबिलिटी भी शामिल है कि भाई ये 10 अरब रुपए आएंगे, इतनी की इन्वेस्टमेंट होगी और फ्यूचर में ये इसके कैश फ्लोज हैं और इस तरह इस अंदाज में पैटर्न पे मैं रिटर्न दे पाऊंगा अपने इन्वेस्टर को। मैंने 10 अरब के लिए 1 अरब शेयर ऑफर किया 10 रुपए के हिसाब से, लेट्स अज्यूम 1 अरब शेयर 10 रुपए के हिसाब से ऑफर किया 10 अरब इकट्ठे करने के लिए। पब्लिक ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, मेरे ऑफर को वेलकम नहीं किया और मुझे मिले से 8 अरब रुपए मुझे आए। दिस इज कॉल्ड फेलियर ऑफ एन इशू। दिस इज कॉल्ड फेलियर ऑफ एन इशू कि हमने पब्लिक को ऑफर किए 10 अरब रुपए के शेयर, पब्लिक ने पूरी ऑफर को टेकअप नहीं किया। दिस इज कॉल्ड फेलियर। अंडरराइटिंग क्या है कि अगर इशू फेल हो जाएगा तो जिस बैंक ने अंडरराइट किया मेरा इशू वो मुझे 2 अरब देके मेरे शेयर खरीदेगा। और अंडरराइटर में भी अगेन एक बैंक भी हो सकता है, कंसोर्शियम ऑफ द बैंक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इशू साइज।
ठीक है, क्योंकि इट इज गारंटी टू बाय अनसोल्ड शेयर। अब देयर कुड बी मैनी रीजंस और लॉजिक बिहाइंड दिस अंडरराइटिंग, बट वन रीजन कुड बी टू safeguard the interest of the ordinary investor, क्योंकि ordinary investor may not be in the capacity to thoroughly evaluate the feasibility of the project. लेकिन जब आप वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अंडर राइटिंग के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, they will definitely involve experts before giving you guarantee, because there is always, however negligible, there is probability, there is chance that they will end up owning shares in your project. So they will like to give thorough valuation. बैंक थॉरो वैल्यूएशन कराएगा, जो मुझे समझ आती है, ठीक है, और उसके बाद अगर उसको लगेगा प्रोजेक्ट में दम है, ओनली देन ही विल एग्री टू अंडरराइट। और जब बैंक ने अंडरराइट कर दिया तो पब्लिक को भी थोड़ा ट्रस्ट आ गया, यार ये हबीब बैंक कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अंडरराइट कर रहा है, ठीक है, सुनेरी बैंक भी इनके साथ खड़ा हुआ है, एमसीबी ने भी इनको 30% की अंडरराइटिंग दी हुई है इनको। इट मीन्स प्रोजेक्ट को थॉरली वैल्यूएट करके गारंटी दी है, तो पब्लिक का ट्रस्ट भी थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये कि आपने इतना बिखेड़ा डाला है, क्योंकि पब्लिक ऑफर इज नॉट अ स्मॉल एक्टिविटी। आपने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल नहीं, प्रोस्पेक्टस बनाया, आपने ऐड दिया, आपने बैंकों से अरेंजमेंट की, बैंकों में पैसे इकट्ठे हुए पब्लिक के, और अगर डिजायर्ड फंड्स पूरे ना हुए, आपको 10 अरब चाहिए थे, 8 अरब आए, तो आपके तो किसी काम पे नहीं ना, आपका तो प्रोजेक्ट 10 अरब से चलना है। 8 अरब आए, प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब सारी ये एक्सरसाइज वेस्ट, कॉस्ट भी वेस्ट होगी ना सब कुछ, और पब्लिक का पैसा फ्लो करके आया और कितनी देर ब्लॉक रहा, फिर वापस जाएगा। सो मुझे लगता है सारी चीज को देखते हुए हमें लगता है कि भाई अंडरराइटिंग जो है इट्स अ गुड सोल्यूशन, कि एक शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट वॉच हो गया कि भाई प्रोजेक्ट है तो बैंकों ने अंडरराइट किया, और दूसरा कंपनी को सर्टेनिटी मिल गई कि पैसा मिलेगा पूरा, प्रोजेक्ट हमारा, अगर स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव कर दिया है तो प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, किक ऑफ कर जाएगा। तो ये जनाब थोड़ी सी अंडरराइटिंग कहानी आ गई, और अंडरराइटिंग की डिस्चार्ज कमीशन ऑफ कोर्स। अच्छा जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने बात की यहाँ पे पब्लिक ऑफर की, यहाँ पे भी प्लेसिंग आती है जी, लिस्टेड भी प्लेसिंग में जा सकता है। लिस्टेड प्लेसिंग में कब जाएगा? जब लिस्टेड का प्लेसिंग बड़ा आसान है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी लिस्टेड है। इन्वेस्टमेंट बैंक वुड हैप्पीली एग्री टू इन्वेस्ट इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट में दम है तो दे विल हैप्पीली एग्री, क्योंकि लिस्टेड है, एग्जिट रूट का मसला ही कोई नहीं है। अब पब्लिक ऑफर में कब जाएं, प्लेसिंग में कब जाएं, डिपेंड्स पैसा कितना चाहिए आपको। अगर तो आपको पैसा चाहिए 10 अरब, तो भाई आप प्लेसिंग पब्लिक ऑफर में चले जाओ, क्योंकि वहां पे लगता है 5 करोड़ खर्चा, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, पढ़ा था ना। पब्लिक ऑफर में स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेना, बैंकों से जो अंडरराइटिंग लेना, और बैंकों से कलेक्शन के चार्जेस सारे मिला लू के हमने कहा 5 करोड़ लगता है, तो 10 अरब इकट्ठा करने के लिए 5 करोड़ इट्स वर्थ स्पेंडिंग, ठीक है ना। इट्स हार्डली फ्रैक्शंस ऑफ द परसेंटेज, इशू कॉस्ट इज नॉमिनल। लेकिन आप कहो जी पैसा मुझे चाहिए 50 करोड़, पैसा चाहिए 50 करोड़, प्रोजेक्ट छोटा है, और 5 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे लग जाएंगे, इट्स नॉट वर्थ इट। प्लेसिंग इज एन ऑप्शन। थोड़ा पैसा चाहिए तो पब्लिक के पास क्यों जाते हो, इतना बिखेड़ा क्यों डालते हो? 1-2 बैंकों से बात करो, वो दे देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे आसान है, ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, प्रोजेक्ट में दम है तो आपको आसानी से पैसे मिल जाएंगे आपको एक्विटी में। इसी से सिमिलर सोल्यूशन प्लेसिंग का पैरेलल ये इंटरमीडिएट ऑफर भी है। इंटरमीडिएट ऑफर क्या है? वी ऑल नो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो इन्वेस्टमेंट, लेट नॉट कॉल इट ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, आप में से किसी ने कभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है? नहीं की। यू एज एन इंडिविजुअल और इवन कॉर्पोरेट एंटिटीज, दे कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो पता ही है ना। देयर आर ब्रोकर्स, मेंबर्स, स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स आर इन्वॉल्व। जिसने भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज मेंबर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और मेंबर के थ्रू हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। अब इवेंचुअली होता है क्या कि जो मेंबर होते हैं फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाते हैं, और इनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज बन चुके हैं। आपको पता है ये खादम अली शाह बुखारी, AKD, ये इनिशियली क्या होते थे? ये दे यूज्ड टू बी ऑर्डिनरी मेंबर्स, आज में भी डेकेड्स बैक, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, एंड देन दे स्टार्टेड देयर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कि पब्लिक ने इनको पैसा दे दिया, भाई ये पैसा आपका पड़ा हुआ है, आप खुद ही इसको मार्केट में अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कीजिए, और जो रिटर्न है अपनी फीस रख के, मैनेजमेंट फी रख के बाकी मैं दे। तो मेड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो इसका मतलब बैंकों के पास पैसा होता है, उनसे आप प्लेसिंग में ले सकते हो, इनके पास भी पैसा इन्वेस्टर का पड़ा होता है, और इन्वेस्टर ने इनको ऑथराइज किया होता है कि जी आप जो अच्छे प्रोजेक्ट में उनमें पैसा लगाओ, जिनमें आपको रिटर्न आपको लगता है समझ आता है आप लगाओ, हम इनके पास भी जा सकते हैं, प्लेसिंग भी कर सकते हैं, हम इंटरमीडिएट्स के पास भी जा सकते हैं कि अभी आपके पास आपके इन्वेस्टर का पैसा पड़ा है, हमारे प्रोजेक्ट में लगा दें अपने इन्वेस्टर का पैसा। वही बात है, ठीक है जी, फिजिबिलिटी देखी जाएगी, प्रोजेक्ट समझ आएगा, और
रिटर्न समझ आएगी उनको तो दे विल एग्री टू इन्वेस्ट, अपनी जो कमीशन चार्जेस जो लेना है वो लेंगे, वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। बट इसकी भी रीज़न वही है, कम पैसा चाहिए ना तो उधर जाओगे, ज़्यादा पैसा चाहिए पब्लिक ऑफर, लिमिटेड पैसा चाहिए प्रेसिंग में भी जा सकते हो, इंटरमीडिएट ऑफर में भी जा सकते हो। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। हम कल इंशाल्लाह इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे राइट इशू से। राइट पे जाके तो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर भी आएगा, और फिर कुछ कल हम डेट पे बात करके शायद कल हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ABC भी शुरू कर रहे हो। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे अंडर राइटिंग का जो हमारा एरिया है पेज 152 पे, वहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।